हाल है? वेलकम एवरीवन, वेलकम वेलकम वेलकम। ओ जी आ गए और राजस्थानी आ गए। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी लोग? एवरीवन, मूड फ्रेश हो गया? क्या तुम मेरे क्लास में मूड फ्रेश करने आते हो क्या? बे क्या मेरी क्लास में मूड फ्रेश करने आते हो क्या? तुम पढ़ने वढ़ने नहीं आते क्या? बताऊं अभी क्या नाम खराब कर रहे हो मेरा तुम लोग? क्या ऐसा कहना चाह रहे हो भैया आपकी साथ ना पढ़ाई भी जाती है और मूड फ्रेश भी हो जाता है? अगर ऐसे कुछ कह रहे हो दोस्त तो मैं समझ लेता हूं, फिर मैं अपने आप की तारीफ समझ लूंगा उसमें कि चलो ठीक है यार, तुम लोग कह रहे हो तो फिर मैं इतना भी खास नहीं। वेलकम 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 वेलकम। कैसे हो आप सभी लोग? बहुत बड़े। कुच्चू पुच्चू कहाँ हो? यहाँ हूं बेटा, यहाँ हूं। ठीक है, यहाँ हूं ऑलरेडी। चलो भैया, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम वेलकम वेलकम। सभी लोगों का ढेर सारा स्वागत है हमारी आज की क्लास में। अब मात्र मुझे इसके अलावा 2 क्लास और चाहिए और फिर हमारा इकोनॉमिक्स का जो इस बुक का पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास आप मान के 3 क्लासेस में ला लीजिए। तो आज की क्लास तो अभी खत्म हो जाएगी 1 घंटे के अंदर, और बची हुई हमारी 2 क्लासेस में मैं आपकी सारी प्रैक्टिस भी करवा दूंगा और ये चैप्टर भी खत्म करवा दूंगा। इसके बाद बस एक छोटा सा टॉपिक बचा रहेगा, बहुत ही छोटा सा, उसके अंदर वो टॉपिक खत्म करवा के और फिर मैं आपका क्या है, अगर नई बुक नहीं आई तो फिर मैं आपके साथ इस साल के लिए अलविदा ले लूंगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंट ये है कि हमारे पास अभी एक ही बुक है, फिर उसके बाद दूसरी बुक अगर आएगी तो मैं वापस आ जाऊंगा। नहीं आएगी तो क्या करेंगे भाई बताओ? नहीं आएगी तो क्या करें? क्या करें? और कोई दूसरा उपाय है बताओ तुम लोग? कोई दूसरा उपाय है? फीलिंग सैड भैया, अभी से सैड फील कर रहे हो तुम लोग? अरे ठीक है इतना उदास मत हो बे। समोसा खाओगे भैया? मैं खा रही हूं। हाँ बेटा, तो वाह, ये सही है। रिलाओगे क्या सर? वी विल मिस यू सर। अब कहीं जा नहीं रहा हूं, इधर ही हूं। बड़े होगे तो अब भी मेरे साथ ही मिलोगे ना। रिलाओगे क्या सर? सर आप डांस बहुत अच्छा करते हो। मैंने कब डांस किया? लवी, मैंने कब डांस किया बे? कुछ भी बोल रहे हो? कुछ भी बोल रहे हो? मैंने कब डांस किया? बस फिर कब मिलोगे यार भैया? तुम बताओ, तुम मुझे कहां देखना चाहते हो? मैं सिविक्स भी पढ़ा दूं? अच्छा ठीक है। पिछले साल तो मैंने पढ़ाया था, तो मैंने पिछले साल सिविक्स पढ़ाया था 9th वाले बच्चों को। तो आधी बुक मैंने पढ़ाई थी, आधी बुक दिगराज सर ने पढ़ाई थी। इस साल मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं बस, और सिविक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी तुम्हारे दिगराज सर पढ़ा रहे हैं, तो वो तो तुम्हें पता ही है। वी विल मिस यू भैया। आप सच में डांस करते हो यार? मैंने करा तो है पहले सर। क्लास 10th में भी इकोनॉमिक्स पढ़ाना सर। ठीक है, तुम लोग को चाहिए कि क्लास 11th में पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं बताओ? क्लास 10th में, सॉरी 11th में तो पढ़ाता ही हूं, 10th में पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं बताओ? मेरे ख्याल से शायद अगले साल 10th का सिलेबस भी चेंज होगा। और पता है मुझे क्या लग रहा है, मैं आपको एक प्रिडिक्शन बता सकता हूं। जैसे 11th के जो टॉपिक्स हैं वो 9th में आ गए ना, तो आपको 10th में 12th की इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स मिल जाएंगे। जो 12th क्लास की जो इकोनॉमिक्स होती है ना, उसके टॉपिक्स मिल जाएंगे तुम्हें 10th क्लास में। तो बहुत बढ़िया पॉइंट है। मतलब अगर तुम चाहो तो मैं करा सकता हूं। मतलब 12th क्लास को तो मैं खैर पढ़ाता ही हूं, ऐसा नहीं है भैया। पढ़ा दो प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, 10th में भी ठीक है। क्या बात है, पढ़ा लो सर सिविक्स। क्या यार सर, मत करो। ठीक है, चलो ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अभी तो पढ़ लो यार। अभी पढ़ लो, आज का पढ़ लो, फिर उसके बाद हम लोग आगे की चीजें चालू करेंगे। लेकिन यार मुझे भी तुम लोगों की याद बहुत आएगी यार, क्या करें यार। मतलब तुम लोग इतने प्यारे प्यारे छोटे मेरे छोटे मुन्ने, तुम लोग की याद तो मुझे बहुत आएगी। ठीक है, तुम लोग की याद मुझे बहुत आने वाली है। पर चलो ठीक है, वो होता है ना
कि किसी चीज का अंत होता है तो किसी चीज की शुरुआत होती है। ठीक है, तो अगर मान लो अंत अच्छा है तो शुरुआत अगली बहुत अच्छी होने वाली है फिर तो। ठीक है भैया, चलो आ जाओ। देखो भाई, मैंने तुम्हें कल की क्लास में, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई थी कि तुम्हें अगर थोड़ा सा भी अंदाजा हो कि मैंने तुम्हें कल की क्लास में क्या करवाया था, तो मैंने तुम्हें बताया था कि जब हम मार्केट में प्राइस तय करना चाहते हैं, जब हम डिसाइड करना चाहते हैं कि मार्केट में प्राइस क्या होगी, तो आप सभी लोगों को एक बेसिक सी चीज ये पता थी कि भैया जब भी प्राइस तय करने की बात आती है तो हम मार्केट में डिमांड और सप्लाई को देखते हैं। ठीक है, डिमांड और सप्लाई को देखते हैं, यानी कि आप सभी को याद होगा मैंने बोला था कि मार्केट में एक फैक्टर होता है डिमांड नाम का और दूसरा फैक्टर होता है सप्लाई नाम का। जहां दोनों मिल जाते हैं उसे इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, और जिस पॉइंट पे आता है जो भी उसकी प्राइस होती है वो सेट कर दी जाती है। क्या ये आपको पॉइंट याद है? क्या ये पॉइंट अच्छे से याद है कि जहां पर डिमांड सप्लाई के बराबर होता है, जहां पर डिमांड सप्लाई के बराबर हो जाता है, जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट पे हम प्रोडक्ट की प्राइस को तय कर देते हैं। मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं इसको, है ना। इस पॉइंट को क्या कहते हैं भैया? मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? इस पॉइंट को कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। कि मार्केट ही डिसाइड करता है कि एक प्रोडक्ट जो होगा वो कितने का होगा। ठीक है, मार्केट ही डिसाइड करता है कि एक प्रोडक्ट कितने का होगा। ये कौन डिसाइड करता है? मार्केट डिसाइड करता है। पर अब तुम्हें लगता है, पर क्या तुम्हें लगता है कि हर किसी चीज की प्राइस मार्केट ही डिसाइड करता है? हर किसी प्रोडक्ट की प्राइस को मार्केट ही तय करता है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है? कई बार तुम्हें नहीं लगता कि कुछ लोग हेरा फेरी करते हैं? कई बार नहीं लगता तुम लोगों को कि कुछ लोग हेरा फेरी बहुत करते हैं यार? मतलब कुछ लोग जो है प्राइस खुद भी सेट कर लेते हैं, मजे लेते हैं पब्लिक के, उनकी मजबूरियों के मजे लिए जाते हैं, है ना। कि कई बार अगर कोई आपदा, वो हो गई, क्या बोलते हैं, त्रापदा बोल रहा था मैं, कई बार कोई आपदा आ गई। देखो मेरी हिंदी ना बहुत खराब है ना, मेरी हिंदी ना बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब। तो इसीलिए मेरे को बेयर करना, इसलिए मुझे बेयर करना, थोड़ा सा मुझे माफ करना इस चीज में। कुछ लोग की खराब होती है, कुछ लोग की बहुत खराब होती है, मेरी बहुत खराब है। ठीक है, तो समझ जाना। ठीक है, चलो। तो जैसे कि मैंने 11th-12th क्लास में कहा था कि मुझे तुमसे 100 में से 100 नंबर चाहिए भैया, और मैं तुम्हें भी यही कह रहा हूं, 100 में से 100 नंबर चाहिए मुझे भी तुमसे एसएसटी के अंदर, कि कोई भी तुम्हारा दूसरा मामला नहीं चलने वाला है। एसएसटी में 100 में 100 चाहिए भाई, 100 on 100। ये 61, 62, 63 नहीं चलेगा। वैसे मुझे पता भी नहीं कितने हैं ये, लेकिन जितने भी हैं मुझे 100 में से 100 चाहिए। 61 हो, 62 हो, 63 हो, 91 हो, 92 हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता। ना मुझे हिंदी में इसके नंबर पता है, मुझे 100 पता है कि 100 हिंदी में कितना होता है, दैट इज 100, एंड आई ओनली वर्क ऑन दिस बेसिस कि 100 में से 100 ही चाहिए हमें। ठीक है, समझ गए? चलो बस, तो ये तुम्हें क्लियर हो गया। ठीक है, अब आज का जो पॉइंट है वो ये बताता है कि कैसे मार्केट में बहुत सारी चीजें होती हैं और प्राइसेस तुरंत बदलती रहती है। अब आपको नहीं लगता क्या कि डिमांड और सप्लाई जो एक पॉइंट पे, मतलब मान लो एक प्रोडक्ट की प्राइस तय करी गई है भाई साहब, वो 40 रुपए है उसकी प्रोडक्ट की प्राइस, तो क्या जीवन भर 40 ही रहने वाला है क्या? क्या जीवन भर 40 ही रहने वाला है क्या? क्या इसकी प्राइस बदलेगी नहीं? क्या बदलेगी सर। ऐसा थोड़ी है कि एक प्रोडक्ट इतने रुपए का कर दिया तो हो ही गया बस। पेट्रोल 50 रुपए लीटर था, बस हो गया, आप उसको बदल नहीं सकता। ये कौन सी बात होती है भाई? ये कौन सी बात होती है? प्राइस बदलती है, प्राइस बदलती है, और हर रोज बहुत सारी चीजों की प्राइस बदलती है। आप बताओ अभी अचानक से, अभी लेजिट, अभी आप बताओ अभी अचानक से आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी चीज है जिसकी प्राइस बढ़ती जा रही है? क्या लगता है आपको कौन सी ऐसी चीज है मार्केट में जिसकी प्राइस बहुत बढ़ गई और घर में बातें भी चल रही हैं उस बारे में? अभी हुआ है कुछ दिनों पहले, अभी हुआ है कुछ दिनों पहले। कौन सी चीज है ऐसी बताओ? हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो कुछ बच्चे कह रहे सर गोल्ड, कुछ कह रहे पेट्रोल, लेकिन मेजॉरिटी का एक ही सवाल है सर, शुगर। सर शक्कर महंगी हो गई है। जिसको नहीं पता एक बार घर में पूछना तो मम्मी पापा से, तुम्हें पता चलेगा। तो शक्कर जो थी ना भैया, शक्कर जो थी वो आती थी कुछ 40 रुपए किलो के आसपास, 25, 30, 40 रुपए किलो के आसपास आती थी। मान लो कि 40 रुपए किलो आती थी शक्कर, ठीक है।
40 रुपए किलो शक्कर आती थी। अब शक्कर कितनी आने लग गई भैया? शक्कर हो गई है अराउंड 75 टू 80 रुपीज पर केजी। 75 टू 80 रुपीज पर केजी, ठीक है। मतलब अभी 75 टू 80 रुपए मिल रही है। इसकी प्राइसेस इतनी बढ़ गई है, इसकी प्राइसेस इतनी बढ़ गई है। अब आप बताओ इसका कारण क्या है? किसी को भी अंदाजा है इसका कारण क्या है कि 40 रुपए से 80 रुपए कैसे हो गई? मतलब 40 थी, 50 रुपए थी, जो भी थी मान लो, पर कम थी ना पहले से। 40 रुपए में एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, 40 से 80 रुपए हो गई, डबल हो गई प्राइस। क्यों हुआ ऐसा? उसका कारण है। कारण क्या है? हमारे देश में, मैंने अभी आपको बताया था थोड़े दिन पहले, आपको याद होगा, एक एग्जांपल में बताया था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के, कि जब हम गन्ना उगाते हैं तो गन्ने के लिए बहुत पानी लगता है, और जब भी आप गन्ना उगाते हो तो उस जगह की जमीन का सारा पानी वो सोख लेता है, क्योंकि गन्ने के अंदर देखा होगा ना बहुत पानी होता है। गन्ने का जूस जब पीते हैं तो कितना जूस निकलता है उसमें से, तो आप सोचो कितना पानी कंज्यूम करता है उगने के लिए। तो जब भी गन्ने की फसल उगती है ना, उसमें बहुत पानी लगता है। तो जो शुगर है वो कैसे बनती है बच्चे? शुगर बनती है शुगर केन से। शुगर केन यानी कि गन्ना, ठीक है, शुगर केन यानी कि गन्ना, अन्ना, तो गन्ने से बनती है, ठीक है, गन्ना से बनती है। अब जो गन्ना है ना, इसका यूज हो रहा है इथेनॉल बनाने में, यानी जो E20 हम फ्यूल बना रहे हैं ना, फ्यूल बना रहे हैं, E20 फ्यूल, वो किससे बना रहे हैं? गन्ने से बना रहे हैं। इथेनॉल जो है वो हम किससे बना रहे हैं? इथेनॉल बना रहे हैं हम गन्ने से। इथेनॉल बना रहे हैं हम गन्ने से, ठीक है। इस वजह से क्या हो रहा है? जो गन्ने हैं वो कम पड़ रहे हैं और शक्कर कम बन पा रही है, तो शक्कर की सप्लाई जो है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। लोग तो शक्कर मांग ही रहे हैं, क्योंकि शक्कर का यूज कहां कहां होता है बेटा? शक्कर का यूज कहां होता है? चाय में होता है, कॉफी में होता है, स्वीट्स पे होता है, ठीक है। कितने सारे पैक्ड फूड्स आते हैं, पैक्ड फूड आता है ना। पैक्ड फूड में कौन कौन सी लिस्ट होती है? आइसक्रीम होती है भाई साहब, है ना, आपके बिस्किट्स होते हैं, ठीक है, बिस्किट्स होते हैं, फिर उसके बाद आपके जो है ड्रिंक्स होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, है ना, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, उसमें बहुत शक्कर लगती है। तो कितना सामान है, कितना सामान है। जो भी डेजर्ट्स होते हैं, ठीक है, डेजर्ट्स या बेकरी आइटम कह देता हूं मैं, जैसे केक होता है, कोई केक हो गया, पेस्ट्री हो गया, कोई भी बेकरी आइटम होता है, उसमें शक्कर लगती है ना। और किस चीज में लगती है शक्कर बताओ? आप खुद देखोगे तो कितनी सारी जगह होती है, कितनी चीजों में शक्कर लगती है। घेवर में लगती है, गुलाब जामुन में लगती है, चॉकलेट्स में लगती है, कैंडीज में लगती है, क्रीम वाले बिस्किट्स में लगती है ना। आप शक्कर की देखोगे तो कितनी ज्यादा डिमांड है, हर जगह पे शक्कर इस्तेमाल होती है। तो ये शुगर अब बन कम पा रही है, तो इन जगहों पे जब जरूरत लगेगी, जब कम क्वांटिटी में, क्वांटिटी है अगर कम हो जाएगी तो उसकी प्राइस तो बढ़ जाएगी ना बेटा। अगर सामान कम पड़ गया तो महंगा बिकेगा, और इस वजह से प्राइसेस बढ़ी हुई हैं, इस वजह से प्राइसेस बढ़ी हुई हैं। समझ आया? तो ये कारण है जिस वजह से लगातार चीजों की प्राइसेस बदली जाती है, लगातार चीजें बदलती जाती हैं। अब यही समझने की कोशिश करना कि डज मार्केट इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड? क्या मार्केट इक्विलिब्रियम रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है क्या? क्या डिमांड और सप्लाई कभी मीट करती है क्या? तो देखो यहीं पे ये बात बोल रहा है, इन द थ्योरी इक्विलिब्रियम इज एन इंटरेक्शन पॉइंट, एक इंटरसेक्शन पॉइंट है। इक्विलिब्रियम थ्योरी कहती है कि दो चीजें एक साथ मिल रही होती है। वो क्या इंटरसेक्शन पॉइंट होता है? जो कि डिमांड और सप्लाई के बीच में होता है, कि जब डिमांड और सप्लाई दोनों मिल जाएंगी तो उसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। यही इस चीज को बताता है। बट इन रियल वर्ल्ड मार्केट आर डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है बच्चे, डायनेमिक का मतलब होता है ऑलवेज चेंजिंग, हर समय बदलता रहता है। तो डायनेमिक का मतलब होता है ऑलवेज चेंजिंग, हर समय बदल रहा है। जैसे होता है ना कि इन्होंने तो जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, ओ भाई मारो मुझे मारो, तो वो बोलता है ना कि जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, दुनिया बदल दी। मतलब आपको जो आशा थी वैसा नहीं हुआ, चीजें बदल गई। अब जैसे मैं तुम्हें बताता हूं, जैसे मान लो हमारे बीच में कौन है? नितिन है। नितिन,
अब नितिन जा रहा था अपने पापा की दुकान पे, पापा की फैक्ट्री थी इसकी स्टील की, इसके पापा की स्टील की फैक्ट्री थी, ये जा रहा था लल्ला लल्ला, पीछे से पड़ोस वाली आंटी क्या बताती, नितिन आंटी क्या हो गया, अरे बेटा इधर आना, जी आंटी बताइए क्या हो गया, है ना, बोलते तेरे पापा की स्टील की फैक्ट्री ना, हाँ आंटी पापा की स्टील की फैक्ट्री है, बोलते यार तू तो बड़ा दमदार हो रहा है, बहुत तेरी तो बॉडी शॉडी बन रही है, तू तो बड़ा होते जा रहा है आंटी थैंक यू सो मच, ऐसे तारीफ मत किया करो, बोलते यार तेरे तो डोले भी दिख रहा है, आंटी मत करो यार, दिख रहे क्या सही में दिख रहे क्या आंटी, है सही बताओ, हाँ बस थोड़ी सी हो गया ना, पापा की मदद करा देता हूँ लोहा उठाने में, तो क्या थोड़े बहुत बनने से लग गए, है ना, ये दिख रहा है क्या आंटी, ये दिख रहे हैं क्या, है दिख रहे हैं, अच्छा 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 ठीक है, क्या यार आंटी आपने तारीफ के लिए रोक लिया मुझे, चलिए मैं लेट हो रहा हूं, अरे नितिन बेटा सुनो तो, हाँ आंटी क्या हो गया, वो क्या ना मेरी भैंस जो है वो नाली में गिर गई है, तो लोहा उठाता है तो एक काम करना उस भैंस को खींच दे, है क्या बात कर रहे हो आंटी, भैंस नाली में गिर गई, हाँ उठाना है, हाँ तो लोहा उठाता है ना, तो मैंने सोचा भैंस भी उठा लेगा, अब बताओ क्या वो भैंस निकाल पाया पूरा, चलो भाई निकाल रहा है कोशिश कर रहा है, उसका समय तो चला गया ना, उसे क्या पता था, उसे क्या पता था कि चीजें बदल जाएंगी, वो दुकान टाइम पे नहीं पहुंच पाया, पापा को प्रॉब्लम हुई सामान बेचने में और उनकी सेल्स कम हो गई, हो सकता है ना, पर ऐसा सोचा नहीं था, हो गया, तो क्या हुआ चीजें बदल गई। अब बताओ मान लो जैसे कि मान लो कौन है अपने पास है अक्षर करके, अब एक लड़का अक्षर की है पकौड़े की दुकान, अक्षर की पकौड़े की दुकान है, और दूसरा कौन है, दूसरा है मान लो मनमीत है, नहीं अनुष है, अनुष और अक्षर की पकौड़े की दुकान है, और जो अनीश है, नहीं अनुष नाम है ना, या थोड़ा इजी नेम ले लेता हूं, कौन है और कौन है यार, तुम लोग कितने डिफिकल्ट नाम आ रहे हैं यार, हाँ समर है, समर और अर्पित ले लो, चलो अर्पित की पकौड़े की दुकान है, और समर जो है भाई साहब वो है आईटी वाला बंदा, आईटी की उसकी कंपनी चल रही मस्त बढ़िया, तो समर जो है ना वो ये बोल रहा है कि भैया समर की जो है बढ़िया सी दुकान चल रही है आईटी की, और अर्पित जो है वो पकौड़े की दुकान बनाता है। अब मुझे एक बात बताओ, अचानक से इंडिया में टेररिस्ट अटैक हो गया, अफरा तफरी मच गई, क्या ये ऑफिस जा पाएगा, जिस शहर में रह रहा है उसी में टेररिस्ट अटैक हुआ, जैसे 26/11 हुआ था ना, 26/11 हुआ था, तो अब मैं मान लो कि मैं ऐसा कह रहा हूं कि भैया अर्पित जो है उसकी पकौड़े की दुकान है, ठीक है, और जो समर जो है वो आईटी कंपनी चलाता है, ठीक है, आईटी कंपनी चलाता है, और कौन है हमारी बच्ची, चलो भूमि क्या करती है, भूमि ज्वेलरी का बिजनेस करती है ना, ज्वेलरी का बिजनेस करती है, ठीक है, और कौन है, इशिका, ठीक है, इशिका है, इशिका का जो काम है ना, इशिका काम करती है मेकअप का, ठीक है, मेकअप का काम करती है। अब ध्यान से सुनना, बताओ अर्पित पकौड़े तल रहा है, इशिका का मेकअप का एक अपॉइंटमेंट है, और भूमि जो है ज्वेलरी बेचती है, और समर जो है वो आईटी कंपनी चलाता है। अब मान लो नॉर्मल दिन चल रहा था, लेकिन अचानक से खबर आती है कि भाई साहब एक टेररिस्ट अटैक हो गया है ना, एक टेररिस्ट अटैक हो गया है, जैसे हुआ था 26/11 का जो हुआ था ना टेररिस्ट अटैक, वो हो गया है। बताओ सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलेगा, पकौड़े वाले को। हर कोई बात करने आएगा पकौड़े की दुकान पे, भाई साहब बहुत गलत हो रहा है, बहुत ही गलत हो रहा है, ये तो बहुत डेंजर मामला है, यहां तो दिक्कत है भाई साहब, ऐसा नहीं चल पाएगा, तो दिक्कत हो गई, तो हम तो है ना, ऐसे करके सब पकौड़े खाते खाते बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे चाय की दुकान पे, है ना, ठीक है। दूसरा, भूमि की कोई ज्वेलरी खरीदना आएगा क्या, कोई भूमि की ज्वेलरी नहीं खरीदने आ रहा है। अब बताओ अगर अटैक हो गया है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गया पूरे शहर का,
ठीक है, इसी बीच में पता चल गया कि भाई साहब कोविड-19 आ गया, कोविड-19 आ गया। बताओ, किसी की ज्वेलरी की दुकान चल रही है, किसी का मेकअप करवाएगा, मेकअप करवाने के लिए मास्क तो हटाना पड़ेगा ना, मास्क में कौन मेकअप करवाएगा? मास्क में तो बिना मुंह धोए चले जाओ, बढ़िया अपना काम चल रहा है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। कौन मेकअप करा रहा है? इशिका का बिजनेस ठप पड़ गया, नोबडी इज गेटिंग द मेकअप। समर के साथ पता है क्या हुआ? समर की थी शादी, समर की थी शादी, समर की शादी थी, समर की शादी थी, और समर जो है अपनी वाइफ के लिए इशिका को अपॉइंट करता है मेकअप करने के लिए। तो बताओ, इशिका का जो अपॉइंटमेंट था ना, वो समर की वाइफ के मेकअप के लिए था। अब बताओ, समर शादी करेगा क्या? समर की शादी रुक गई क्योंकि उसमें टेररिस्ट आ गए, उसमें टेररिस्ट आ गए। तो कुछ भी भाई साहब, कुछ भी प्लान था क्या? कुछ भी प्लान नहीं था। ये सब क्या है? ये सब डायनामिक है, डायनामिक भाई साहब, कुछ भी बदल रहा है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसे डायनेमिक कहते हैं। तो हमारी दुनिया में ना यही सब चीजें चल रही होती हैं, यही सब चीजें चल रही होती हैं कि दुनिया में इतनी सारी चीजें बदल रही हैं, तो कुछ भी हो सकता है। जो 1 रुपए में मिलने वाला मास्क है, कोविड-19 की वजह से 10 रुपए में मिलने लग गया। इसकी कोई इज्जत नहीं थी पहले, अब हर कोई सलाम ठोक के जा रहा है, बिकॉज एक कोविड-19 नाम की बीमारी आ गई है। ठीक है, समझ गए? नाउ विद कांस्टेंट, अब बदलता क्या है बेटा? बदलता रहता है बहुत सारी चीजें। क्या बदलती रहती है बेटा? जैसे कि मान लो टेक्नोलॉजी बदल जाती है ना, इंसान जो सैलरी मांगता है वो बदल जाती है, वेजेस बदल जाती है, ब्याज बदल जाता है, महंगाई बढ़ जाती है, लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं, पॉलिटिकल इवेंट्स होने लग जाते हैं। देखो, ये सारी चीजें मैंने यहां पे बताई गई है कि कोई टेक्नोलॉजी बदल गई, वॉर हो गया, है ना, कोई मान लो सीजन बदल गया, सीजन चेंज हो गया, है ना, सीजन बदलता है। अब जैसे अभी भी रेनी सीजन है तो रेनकोट और छत्ते की डिमांड है, अभी महंगे मिल रहे हैं, लेकिन जब रेनी सीजन चला जाएगा तो छाते की और रेनकोट की कोई हैसियत ही नहीं रह जाएगी, है ना। दूसरा, पॉलिटिकल इवेंट अगर होता है, पॉलिटिकल इवेंट होता है तो देखो कितनी सारे बेनिफिट्स देने लग जाती है सरकार कि लाडली बहन योजना भी चला दो, तो ऐसा फ्री में पैसा भी बांट दो, फिर गैस सिलेंडर के रेट भी सस्ते कर दो, पेट्रोल भी सस्ता कर दो। जब पॉलिटिकल इवेंट चल रहा हो, इलेक्शन का टाइम आ रहा हो, तो सारे बेनिफिट होंगे, है ना बॉस, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे इलेक्शन खत्म हुआ फिर क्या? फिर वापस बढ़ा दिया, फिर वापस बढ़ा दी सारी की सारी चीजें। ठीक है, अर्थक्वेक आ गया, कोई कैलामिटी हो गई, डिजास्टर हो गया कोई सा, तो उसके अंदर भी क्या होगा? उससे भी बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। और अगर मान लो कोई बीमारी आ गई, कोविड जैसी चीजें आ गई, तो ये सब प्रॉब्लम होती है। तो कोई भी पेंडेमिक हो, कोई भी वेदर चेंज हो जाए, नेचुरल डिजास्टर हो जाए, इन सब चीजों से डिमांड और सप्लाई बहुत बदलती है, बहुत बदल जाती है। सभी को बात है, हाँ या ना? ठीक है, देयरफॉर इक्विलिब्रियम इन द रियल वर्ल्ड इज नेवर स्टेबल एंड ऑलवेज मूव्स ऑल द टाइम। इसलिए जो डिमांड और सप्लाई का जो वो ग्राफ होता है ना, ये पढ़ने के लिए सिंपल है, लेकिन रियल लाइफ में बदलता रहता है। कभी किसी प्रोडक्ट की डिमांड कुछ नहीं होती, अचानक से बढ़ जाती है। कई बार किसी चीज की डिमांड, मतलब तुम देखो ना, जब तक बारिश के सीजन में बारिश नहीं होती है तब तक कोई छाता नहीं खरीद रहा है। पहली बारिश पड़ती है, सब छाते खरीदने बग जाते हैं, है ना, सब छाते खरीदने बग जाते हैं। ठीक है, कोविड के जब लॉकडाउन होने वाला था, उससे पहले कोई भी सुपरमार्केट नहीं जा रहा, कोई किराने की दुकान पे कोई भीड़ नहीं है। लेकिन जैसे अंदाजा लगा कि भाई लॉकडाउन होने वाला है, बाकी देशों में लग रहा है, हर कोई भागने लग गया बॉस। हल्का सा भी अंदाजा लग जाएगा ना कि कल पेट्रोल खत्म होने वाला है, देखो भाई साहब भीड़ लग जाएगी। तो ये क्या है? ये डिमांड और सप्लाई हर समय बदलती रहती है। सो द मार्केट इज ऑलवेज इन द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग द न्यू इक्विलिब्रियम, नेवर फुल्ली सेटलिंग द प्रीवियस वन। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक 2020, कोविड के टाइम पे डिमांड फॉर फेस मास्क सर्ज रैपिडली, एज अ रिजल्ट द सप्लाई कुड नॉट कैच अप इमीडिएटली एंड द प्राइसेस ऑफ मास्क रोज सिग्निफिकेंटली। वो ये बोल रहा है कि भाई वैसे तो इसकी कोई इज्जत नहीं थी, तो इतने सारे प्रोडक्ट होते नहीं थे, मतलब मास्क कोई पहनता ही नहीं था, तो लोग बनाते भी नहीं थे, है ना। अब अचानक से लोगों को पता चला कि भाई आपको मुंह कवर करोगे तो आपको बीमारी नहीं होगी, हर कोई गया और बोल रहा है मास्क दे दो हमें। तो मास्क 20-20 रुपए के बिक रहे, 10-10 रुपए के बिक रहे, क्योंकि इतने स्टॉक में थे नहीं। फिर अचानक से क्या किया? उस डिमांड को सप्लाई करने के लिए बहुत सारे लोगों ने घर में बैठ के मास्क बनाए और मास्क की सप्लाई को बहुत बढ़ाया। ओवर टाइम सप्लायर एडजस्टेड टू द इंक्रीज इन डिमांड एंड प्राइसेस फेल डाउन। वंस द पेंडेमिक वाज ओवर,
डिमांड रिड्यूस फर्दर एंड द प्राइसेस रिड्यूस टू प्री पेंडेमिक लेवल। देखो अब यही हुआ कि अब अगर आप मास्क खरीदने जाओगे तो 10 रुपए का मास्क नहीं 5 रुपए का मास्क मिलेगा, है ना। सैनिटाइजर के साथ भी यही सेम चीज हुई थी, सैनिटाइजर भी बहुत महंगे हो गए थे, लेकिन सरकार को बीच में आना पड़ा था। इसी वजह से क्या करना पड़ा था, सरकार को बीच में आना पड़ा था। ठीक है, अब उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम ये समझो एक केस समझना। कितने लोगों का ये मन है कि भैया एक बार 12th पास हो जाऊं, उसके बाद देखना ट्रिप होगी भैया मैं जाऊंगा गोवा, फेयरवेल के बाद मैं जाऊंगा गोवा और मुझे कोई रोक नहीं पाएगा, है ना भैया। मैं और मेरे जो 2-3 लफंडर दोस्त है ना, इन सबके साथ में जाऊंगा मनाली घूमने। मनाली इज ऑन। किसी ने सोचा है, किसी ने दिमाग में लगा रखा है कि एक एज होगी भैया, एक बार कॉलेज पहुंच जाओ, एक बार 12th पास कर जाओ, फिर होगा भैया मजे। फिर तो मैं घूमूंगा मेघालय, फिर मैं जाऊंगा कश्मीर, मैं कन्याकुमारी। मतलब बढ़िया, अपना पूरा प्लान स्टेप मतलब फिक्स है। पैसे कहां से आएंगे पता नहीं, पापा से परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी पता नहीं, मतलब कहां जा रहे हैं, कौन कौन जाएगा, कितने दोस्त हैं, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जा रहे हैं। जैसे ही 12th पास हुई भैया, कॉलेज में पहुंचे और बस फिर तो निशाना, एक एक करके पूरी गलियां नाप दूंगा पूरे देश की भैया। हैदराबाद हो, कोलकाता हो, कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो, मेघालय हो, गुजरात हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इंडिया इज द बेस्ट, सारा नाप लूंगा मैं। और फिर तो थोड़ा दूर दूर करते करते नेपाल भूटान भी टच करके आ जाऊंगा, है ना। समझ आ गए। तो ऐसे सब की चीजें दिमाग में होंगी। अब समझना, आप जैसे बहुत सारे लोग देश में ऐसा प्लान कर रहे हैं घूमने का, तो मैं आपको लेके आया हूं गोवा के होटल में। गोवा के होटल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। तो देखो, टैरिफ बाय होटल्स। टैरिफ मतलब क्या होता है, जो प्राइसेस लगाते हो आप, उसे टैरिफ कहते हैं। एन एग्जांपल, डायनेमिक मार्केट होटल डू नॉट चेंज द सेम प्राइस ऑल द टाइम, do not charge the same price all the time. The prices change according to demand and season and special situations. This shows how market are dynamic, meaning price keeps changing based on various condition. देखो अब यही बोल रहा है कि जो प्राइस है होटलों की वो बहुत बदलती हैं। कारण क्योंकि बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं हमारी इकोनॉमी में, जिस वजह से प्राइसेस को बदला जाता है। जैसे कि देखो, मार्केट कभी फिक्स नहीं होता, प्राइसेस चेंज होती रहती हैं। मार्केट फिक्स नहीं है बॉस। देखो 100 रूम है अपने पास, प्राइसेस बदल रही है। क्यों? क्योंकि ये जो सानी भैया है, इनका बड़ा सा रिसोर्ट है और इनको ना बहुत ज्यादा पैसा कमाना है। क्या कमाना है? बहुत ज्यादा पैसा। तो ये जो रेवेन्यू है, इस रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब रेवेन्यू मतलब सेल्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कमरा बेच दूं और अच्छी से प्राइस में बेचूं। ठीक है, होटल पैराडाइज गोवा नाम की जगह है। अब देखना, तुम मुझे बताओ, जब गोवा में गर्मी के टाइम पे ज्यादा लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि गर्मी में बहुत गर्मी होती है, बहुत ह्यूमिडिटी होती है, तो ये ऑफ सीजन है। ऑफ सीजन है जो है, मतलब मान लो मई का महीना होगा, मई के महीने में, यहां तो जुलाई लिखा हुआ है, मान लो यहां पे मई लिख देता हूं मैं कि मई के महीने में जहां पे मतलब बहुत गर्मी होती है, बहुत ह्यूमिडिटी होती है, और मंडे के दिन जो कमरा होता है वो होता है मात्र 1500 रुपए दिन का। 1500 रुपए का, सेम जकूजी, सेम होटल, सेम बाथरूम, सब कुछ 1500 रुपए में। ठीक है, लेकिन मान लो अगर यही दिसंबर का महीना हो, या मतलब मान लो नवंबर का महीना हो, कि इसी में अगर ये मान लो कि इसी टाइम पे अगर मान लो नवंबर का टाइम है, ठीक है, नवंबर का टाइम है, तो यहां दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख देता हूं यहां पे ऐसा। ठीक है, ये है नवंबर का टाइम। नवंबर में भी अगर मैं सैटरडे और संडे की अगर बात करूं, सैटरडे संडे यानी वीकेंड के टाइम की बात करूं, तो यही कमरा कितने का मिलता है मुझे? 8000 रुपए रात का। क्योंकि सब लोग छुट्टी पे घूमने आए हैं, कोई भी वीकडे पे ज्यादा नहीं है, छुट्टी पे घूमने सब लोग आते हैं, इसलिए सेम कमरा 8000 रुपए का दिख रहा है। और यहीं पे सोचो, अगर मैं बोलूं न्यू ईयर की रात 31 दिसंबर को, अगर न्यू ईयर वाले दिन, ठीक है, न्यू ईयर वाले दिन अगर मैं रात को बुक करता हूं किसी डेस्टिनेशन पे जाकर, तो मुझे बताओ ये सेम कमरा मुझे 25,000 रुपए का मिल रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड है,
बहुत ज्यादा डिमांड है। तो आप बताओ सेम कमरा कितनी अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्राइस का दिख रहा है, कारण क्या है? कितनी सारी चीजें बदल रही हैं, क्या कंडीशन है वो बदल रही है। अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं। दोस्तों, मेरे जीवन में मेरे बहुत बड़े बड़े सपने रहे हैं, जिनमें से एक सपना था मेसी से मिलने का। ठीक है, मेसी से मिलने का। तो हुआ क्या, मैं दिल्ली गया था। ठीक है, मैं दिल्ली गया था। कब गया था दिल्ली? पिछले साल गया था मैं दिसंबर के महीने में। ठीक है, पिछले साल दिसंबर के महीने में गया था 2025 में। ठीक है, 25 में गया था दिसंबर में। तब मेसी भाई आए हुए थे। ठीक है, और मैं दिल्ली एक बार और गया था। मैं दिल्ली एक बार और जा चुका हूं। दिल्ली काफी बार गया हूं मैं ऐसे तो, वैसे पर हम लोग एक इवेंट करवाते हैं, आप लोगों को पता है कि नहीं पता उस चीज के बारे में, जिसका नाम है परचम करके एक इवेंट है, वो करवाते हैं हम लोग। ठीक है, समझना, ये रियल लाइफ चीज बता रहा हूं। तो जब हम लोग दिल्ली गए थे परचम वाले इवेंट पे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपर्स का इवेंट होता है, ठीक है, ये हुआ था मार्च के महीने में हुआ था ये इवेंट। तो जिस होटल में हम लोग रुके थे उसकी प्राइस अराउंड कुछ 5,000 रुपए कमरे की थी, है ना। ऑफ सीजन था तो सस्ते में पड़ गया, कमरे खाली थे, तो हम लोगों ने बहुत सारे कमरे बुक करे थे और 5,000 रुपए का एक कमरा था। ठीक है, क्योंकि ऑफ सीजन था। जब मेसी आया हुआ है और दिसंबर का टाइम था, पीक दिसंबर का, तो सब लोग क्या करने आए थे? मेसी को देखने आए थे। जो दिल्ली वाले थे वो तो थे ही, हम जैसे लोग जो दिल्ली में नहीं रहते वो लोग भी बाहर से आए। और अरुण जेटली स्टेडियम में उसका वो था, प्रेजेंटेशन थी। तो क्या हुआ पता है, अचानक से जो मैं सेम होटल, मैंने सोचा मैं ज्यादा होटल तो जानता नहीं हूं दिल्ली वैली के, तो मैं जिसमें रुका था उसी में रुक जाता हूं, चलो। तो मैं गया और मैंने उसकी प्राइस देखी, पता है कितनी थी पता है? जस्ट बिकॉज मेसी आया हुआ था और सारे लोग उसको देखने आए हुए थे, तो उसकी प्राइस कितनी थी पता है? एक रात की उसकी प्राइस थी भाई साहब 16,000 रुपए। एक रात की प्राइस उसकी 16,000 रुपए थी, एक रात की, क्योंकि पीक सीजन था, मेसी आया हुआ था, पीक सीजन था, सबको मौका मिला पैसे कमाने का। तो क्या किया, उसी रूम की प्राइस उन्होंने 16,000 रुपए रख दी, मतलब 3 गुना ज्यादा। समझ रहे हो? तो ये एक प्रॉब्लम होती है। और ऐसा ही बेनिफिट आपको मिलता है। जब मैं केरला घूमने गया तो एक नया नवेला होटल बना था, जिसकी लॉन्च हुआ था, एक नया नवेला होटल था। मैं जब केरला घूमने गया था, मैं आपको बताता हूं इतना बढ़िया था केरला। जब मैं घूमने गया था तो ऑफ सीजन था। ऑफ सीजन में एक नए होटल का, एक 4 स्टार होटल का लॉन्च हुआ था, पता है? ठीक है, लॉन्च हुआ था 4 स्टार होटल का, और उसको शायद खुले हुए 1 महीना ही हुआ था, है ना। तो उसके ना बहुत सारे कमरे थे, वो बिक नहीं रहे थे, ऑफ सीजन था। तो पता है हमें एक कमरा कितने का पड़ा? मात्र 2,000 रुपए प्रति नाइट का, मात्र 2,000 रुपए प्रति नाइट का, सिर्फ 2,000 रुपए रात का। तो ये जो प्राइसेस है ना, मैं यही बता रहा हूं आपको कि प्राइसेस बहुत वैरी करती रहती हैं डिपेंडिंग ऑन द सीजन, ऑन और द डे और दी सिचुएशंस की उस एरिया में क्या हो रही है। तो ये बेनिफिट्स आप उठा सकते हो अगर आप ऑफ सीजन में जाते हो घूमने। ठीक है, तो यही सारी चीजें होती हैं, क्योंकि यहाँ पे हर किसी को रूम चाहिए होता है पीक टाइम पे। यहाँ पे बहुत सारे रूम खाली होते हैं, तो अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हम सस्ते दाम पे बिकी। देखो, रूम पे अगर कोई रूम बुक नहीं हुआ, खाली पड़ा रहा, तो 1 भी रुपया नहीं कमाएंगे। एटलीस्ट 2,000 रुपए में रूम दे दिया तो भी हम कुछ तो पैसा कमा लेंगे। तो ये एक चीज होती है। ठीक है, और इनफैक्ट ये देख सकते हो कि अगर आप देखो, जैसे अगर बुकिंग कैंसिल हो जाती है, तो बुकिंग कैंसिल हो जाती है तो क्या होता है? देखो, इफ ग्रुप टूर कैंसल्स इट्स बुकिंग, द होटल में रिड्यूस टैरिफ बाय 40% पर नाइट टू क्विकली फिल द एम्प्टी रूम। क्या होता है, मान लो गेस्ट आने वाले थे होटल में, 8 कमरे बुक थे, 8,000 रुपए लिए थे, लेकिन मान लो लोग आए ही नहीं, तो क्या किया होटल वाले ने? आधी, अब एक दिन पहले कैसे कमरे बुक करेगा, तो होटल की प्राइस बहुत सस्ती कर दी, बहुत ही सस्ती कर दी। तो क्या किया, 8,000 का कमरा 4,000 का कर दिया,
8,000 का कमरा 4,000 का कर दिया, क्यों? बस तुरंत से हमारा होटल का रूम जो है वो फिल इन हो जाए, बस इसीलिए। तो ये चीजें कई बार बहुत अलग अलग टैक्टिक्स करी जाती है। अब होटल की प्राइसेस कैसे डिसाइड की जाती है कि भाई कितना जल्दी होटल का रूम बुक हो रहा है, अगर बुक नहीं हो रहे तो प्राइस कम कर दोगे तो जल्दी जल्दी बुक होने लग जाएंगे। दूसरा कि कितने आसपास के जो होटल है उनकी प्राइसेस कैसी हैं वो एक बार देख लो, उस हिसाब से आपके होटल जल्दी बुक होंगे, ठीक है। फेस्टिवल हो, कोई कॉन्सर्ट हो, कोई शादियों का सीजन हो तो उस टाइम पे होटल बहुत महंगे हो जाते हैं। वेदर कंडीशंस देखी जाती है, अगर मान लो तूफान उफान आने वाला है तो होटल की प्राइसेस जो है थोड़ी सी कम हो जाती हैं, ठीक है। अगर मान लो किसी बर्फीले इलाके में गए हो और वहां पे बहुत बर्फ पड़ने वाली तो होटल रूम की प्राइसेस बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। नंबर ऑफ डेज, हाँ मान लो कि अगर आपने होटल, जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हो और कल आपको होटल बुक करना है, कल ही आपको होटल चाहिए और कल ही आप पहुंचने वाले हो, तो रूम्स बहुत महंगे मिलेंगे। लेकिन आपने 1 महीने पहले ही अगर रूम बुक कर लिया तो आपको सस्ता पड़ जाएगा, क्योंकि आपने एडवांस में बुकिंग कर ली। इमीडिएट बुकिंग करोगे तो महंगी पड़ेगी, अगर पहले कर लोगे तो थोड़ी सस्ती मिल जाएगी। तो इस बेसिस पे भी करा जाता है, ठीक है, समझ गए। और ट्रेंड के बेसिस पे भी करा जाता है। आप अगर गोवा घूमने जाओगे तो आपको होटल महंगा ही मिलेगा, आप केदारनाथ जाओगे आपको होटल महंगा ही मिलेगा, आप वैष्णो देवी जाओगे आपको होटल महंगा ही मिलेगा। ये कुछ ऐसी जगह है जहां पे लोग जाते ही जाते हैं, समझ गए। तो इन सब चीजों की वजह से भी क्या होता है, प्राइसेस को सेट किया जाता है। ये जो आपने पूरी बात यहां पढ़ी, ये मैंने वहां पे आपको एग्जांपल से समझा दिया था, ठीक है। जो भी मैंने पूरी बात वहां समझाई वो पूरी की पूरी चीज आपको मैंने यहां समझा दिया। एवरीथिंग यू हैव स्टडीड हियर वो मैंने उस एग्जांपल में समझा दिया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट डन हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। टैरिफ क्या होता है बच्चे? प्राइसेस होती हैं। टैरिफ का मतलब होता है प्राइसेस, कि आप जो प्राइसेस बढ़ा रहे हो वो टैरिफ होता है, ठीक है। वैसे तो टैरिफ को टैक्सेस कहा जाता है, लेकिन यहां पे टैरिफ का मतलब है कि आप जो प्राइसेस है ना उसके बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलो अब देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो। अब एक सवाल है यहां पे पूछ रहा है, कैन यू थिंक ऑफ अनदर रियल लाइफ एग्जांपल अदर देन होटल्स वेयर प्राइसेस चेंज फ्रीक्वेंटली? क्या आप मुझे एक एग्जांपल बता सकते हो जहां पे प्राइसेस बहुत जल्दी बदलती रहती हैं? क्या लगता है होटल की प्राइस के अलावा और क्या ऐसी चीज है जिसकी प्राइस बदलती रहती है? कौन सी ऐसी चीजें होती है बताओ? आप कुछ एग्जांपल बताओ मुझे, आपके दिमाग में क्या लगता है आपको? रेवेन्यू का मतलब बताता हूं, क्या हो रहा है बताओ। ऐसे और क्या क्या चीजें? हाँ बहुत अच्छा सर, फ्लाइट्स होती है ना, फ्लाइट्स, उसकी प्राइस बदलती रहती है। सर पेट्रोल होता है ना, पेट्रोल डीजल, फ्यूल बोल देता हूं मैं, फ्यूल, सर उसकी प्राइस बदलती रहती है सर कॉन्स्टेंटली, ठीक है। और क्या है सर? गोल्ड की प्राइस बदलती रहती है ना, गोल्ड की प्राइस बदलती रहती है। और क्या होता है सर? और क्या होता है बच्चे? हाँ जैसे आप लोगों ने बोला सर ट्रेन की टिकट होती है ना, उसकी भी प्राइस बदलती रहती है सर, ठीक है। और बताओ, डायनेमिक का मतलब होता है बच्चे प्रिंस, हर बार जो चीज बदलती रहे, चेंज होती रहे, बदलाव आ गया, अचानक से कुछ हो गया, उसे डायनेमिक कहते हैं, ठीक है। फ्लाइट्स हो गया, वेजिटेबल्स फ्रूट्स कह रहे हो, ठीक है। तो वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, है ना, ये कुछ भी हो गया, तो इन सब की चीजें बदलती रहती हैं। क्या मैं बोल सकता हूं कि आप सभी के मतलब अगर आप, हाँ स्टॉक्स की प्राइसेस, हाँ ठीक है, चलो स्टॉक एक इन्वेस्टमेंट हो गया, ढाबा हो सकता है क्या भैया? ढाबा नहीं बच्चे, ढाबा की प्राइस यूजुअली फिक्स रहती है, ढाबे की प्राइस यूजुअली फिक्स रहती है, ठीक है। चलो ठीक है, मैं ये बोल सकता हूं मूवी टिकट्स की प्राइस चेंज होती रहती है। नई मूवी लगी तो महंगी होगी, मूवी निकल रही होगी तो सस्ती हो जाएगी। आज मूवी महंगी दिख रही है, 2 दिन बाद की सेम टिकट की प्राइस देखूंगा तो अलग होगी। मूवी का होता है, हाँ या ना? मूवी का होता है, हाँ या ना? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और क्या बोलोगे बताओ? हाँ, जमीन की प्राइसेस सर चेंज होती रहती है, लैंड प्रॉपर्टी लिख देता हूं, प्रॉपर्टी की वैल्यू बदलती रहती है सर। तो आपने कितने सारे एग्जांपल ले लिए जिसकी प्राइसेस बदलती ही रहती है, चेंज होती रहती है, कभी फिक्स नहीं रहती है, ठीक है। हाँ, एलपीजी सिलेंडर्स हो गया, एलपीजी सिलेंडर हो गया, ये सब क्या है? ये सब ऐसी चीजें हैं जिनकी प्राइसेस बदलती ही रहती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, आईपीएल टिकट्स हो गए, ऐसी चीजें हो गई, सारी चीजें इनकी प्राइसेस बदलती रहती है, ठीक है।
Our choice today affects the future resources. For example, high demand for fast fashion, overfishing, and overuse of groundwater can harm the future supply. So, should we focus only on short-term gains or also think about long-term sustainability? How could this affect the market equilibrium? ये देखो, ये बोल रहा है कि भाई आप जो है, जो आपके शॉर्ट टर्म गेन्स होते हैं, शॉर्ट टर्म गेन्स का मतलब है, शॉर्ट टर्म गेन्स का मतलब है आज की जरूरत, आज की जरूरत, कि जो आज की जरूरत है उसके लिए हम बहुत सारे नुकसान करते रहते हैं। जैसे आज की जरूरत है तो हम सारा पेट्रोल अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, आज की जरूरत है तो हम सारा पानी अच्छा खासा वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारे पास है पानी तो हम वेस्ट करे जा रहे हैं। क्या आपको लगता है इस वजह से हम फ्यूचर की जरूरत को हार्म कर रहे हैं? क्या लगता है आपको कि आज हम हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम फ्यूचर की जरूरतों को हार्म कर रहे हैं? जैसे कि आज हम सारा पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि आज हमें ट्रैवल करना है, हमें कल की चिंता नहीं, हमें आज की चिंता है बॉस। कि कल का पता नहीं यार, आज मुझे जाना है भाई साहब दिल्ली, तो मैं गाड़ी से जाऊंगा, मेरे को पेट्रोल चाहिए, मुझे नहीं पता। अब हो तुम्हारे पास, नहीं हो दुनिया देश के भैया कहां से भी मंगाओ, मेरे पास 500 रुपए रखे हुए हैं, 500 रुपए डलवा दूंगा, या 2000 रुपए रखे हुए हैं, 2000 रुपए में तेल डलवा लूंगा, मैं पहुंच जाऊंगा। मुझे नहीं पता, मेरे पास 2000 रुपए रखे, मैं डलवाने के लिए रेडी हूं। ऐसा होता है ना। तो हमारी जो आज की जरूरतें होती है ना, इस वजह से हम लॉन्ग टर्म जो हमारी जरूरतें हैं, लॉन्ग टर्म जो नीड्स हैं, उनको हम हैम्पर करते हैं, उनको हम नुकसान करते हैं। हैम्पर का मतलब होता है बच्चे नुकसान। हैम्पर का मतलब होता है बच्चे, वो तुम्हारा वो हैम्पर नहीं समझना, ठीक है, उसका वो हैम्पर का मतलब नहीं हो तुम्हारा वो गिफ्ट विफ्ट वाला हैम्पर, वो होता है नुकसान, कि नुकसान करवाते हैं हम लॉन्ग टर्म जरूरतों को। ठीक है, तो ये चीज एब्सोल्युटली ट्रू है। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब जरा समझना, दो छोटे से पॉइंट है, उसको समझ लो फिर क्लास खत्म करेंगे। ठीक है, दो छोटे से पॉइंट है, उसको समझना फिर क्लास खत्म करेंगे। देखो, ये बोल रहा है सरकार को ना बीच में आना पड़ता है। मैंने आपको बोला था ना अभी कि जैसे कोई भी चीज महंगी हो सकती है, कोई भी प्राइसेस का हमारे से ना क्या कर सकता है, फायदा उठा सकता है। मार्केट में बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो हमें महंगा सामान बेच सकते हैं और हमें बेवकूफ बना सकते हैं और हमारी जेब से सारा पैसा खींच सकते हैं। ये इतनी बड़ी पावर होती है उनके पास, जैसे अंबानी अडानी जैसे लोग हैं, ये बहुत हमारा नुकसान करा सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे गवर्नमेंट को भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ता है। देखो, टुडे इंडिया इज 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, दुनिया की 4थी लार्जेस्ट इकोनॉमी है। लार्जेस्ट इकोनॉमी है 4th दुनिया की। ठीक है, इन दिस वर्ल्ड इट इज मार्केट बेस्ड, जो कि मार्केट बेस्ड है। मार्केट बेस्ड यानी कि मार्केट ही डिसाइड कर रहा है प्रोडक्ट्स की प्राइस क्या होगी, किसको देखकर, डिमांड और सप्लाई को देखकर। ठीक है, कि हमारी इकोनॉमी में जो प्राइस है ना, वो किस पे डिपेंड करती है, मार्केट में कितनी डिमांड और कितना सामान हमारे पास सप्लाई करने के लिए रेडी है, इस चीज को बताता है। अच्छा, एक और चीज समझ लो। हाँ, एक बच्चा बार बार पूछ रहा है सर रेवेन्यू का मतलब क्या होता है। रेवेन्यू का मतलब है टोटल सेल्स, कितना टोटल सामान बेचा, टोटल सामान कितना बेचा, या देसी भाषा में बोलूं, गल्ला होता है ना, गल्ला समझते हो। देसी भाषा में जब अगर दुकान पे बैठोगे तो गल्ला होता है, एक ड्रॉर होती है, गल्ला होता है, उसको अपन देसी भाषा में गल्ला कहते हैं। कि वो जो ड्रॉर में जितना पैसा रखा होगा उसे रेवेन्यू कहते हैं। गल्ले में कितना पैसा आया उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। कि गल्ले में टोटल पैसा कितना आया, टोटल सामान कितना बेचा दिन भर में या महीने भर में, जो भी होगा उसे रेवेन्यू कहते हैं। टोटल सामान बेचना इज रेवेन्यू, जितना टोटल सामान बेचा वो रेवेन्यू है। ठीक है, समझ गए? चलो अब देखो, हाउएवर मार्केट डू नॉट ऑलवेज वर्क फेयरली। मार्केट फेयरली काम नहीं करता है, मार्केट में बहुत घपले चलते हैं। मार्केट allocates goods and service based on willingness and ability to pay. Suppose essential goods like medicine become very expensive, will they be accessible to all? In such cases, fairness and equity in allocation are required, particularly to ensure the welfare and vulnerable and low income group. ये बोल रहा है, देखो हमारे देश में, दुनिया में, इकोनॉमी में कोई भी चीज फेयरली काम नहीं कर रही होती है। सामान जो है वो बटता इस बेसिस पे है कि कौन कितना पैसा देने के लिए रेडी है और किसके पास सामान है।
किसके पास सामान है और कौन कितना पैसा देने के लिए रेडी है, इस बेसिस पे पूरी इकोनॉमी चल रही होती कई बार, है ना, कि भाई अमीर आदमी पैसा देने के लिए रेडी है तो गरीब आदमी को पैसे मत दो, सामान ही मत दो। जैसे मैं आपको एक बहुत डार्क चीज बताता हूं हमारी इंडस्ट्री की, आप सभी को पता है, ऐसा कहा जाता है फार्मा इंडस्ट्रीज के अंदर, दवाइयों की कंट्री इंडस्ट्री के अंदर, जैसे किसी को अगर बात समझ नहीं आ रही तो मैं बताता हूं, ये मैं आपको ज्ञान सेशन के अंदर दे देता हूं, ज्ञान सेशन समझ लो इसको आप अपना। बहुत सारी ऐसी फार्मा इंडस्ट्रीज है बेटा, फार्मा इंडस्ट्रीज है जिनके पास एक्चुअली में भी कैंसर की दवाइयां हैं, कैंसर की दवाइयां हैं जो कि कैंसर को मिटा सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो इसको बेचते नहीं है। ये पता है किसने बताया था? ये एक पॉडकास्ट में संजय दत्त नाम के एक एक्टर है, संजय दत्त नाम के एक एक्टर है, उन्होंने एक चीज बताई थी। संजय दत्त को जब कैंसर था तो उन्होंने बताया था कि फार्मा कंपनीज के पास कैंसर को क्योर करने की दवाइयां हैं, लेकिन फार्मा कंपनी उसे देती नहीं है। क्यों? वो ये सोचते हैं कि इंडिया में, ऐसा पॉसिबली माना जाता है कि इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, अब इसे कम कैसे किया जाए? सबको जहर तो दे नहीं सकते, सबको जहर तो दे नहीं सकते, वरना कितना बड़ा न्यूज बन जाएगा। सबको मार तो सकते नहीं है, और बच्चे पैदा हो रहे हैं, इस पर कंट्रोल कैसे लाओगे? कैसे तय करोगे कि बच्चे पैदा ना हो? किसको रोकोगे आप? कैसे रोकोगे आप? रोक ही नहीं सकते। हमारे देश में जब इतनी शादियां हो रही हैं तो उतने बच्चे भी तो होंगे, आप उसको कैसे रोकोगे? आप समझा सकते हो कि भैया बच्चों को लिमिटेड ही क्वांटिटी में करा जाए, है ना, मतलब क्या बोल रहा हूं क्वांटिटी, मतलब बच्चों को एक बच्चा ही काफी, 2 बच्चे ही अच्छे, ऐसे करके अपन पॉलिसी निकाल सकते हैं। पर एट द एंड तो माँ बाप के हाथ में है ना कितने बच्चे हो रहे हैं। ठीक है, आप उनको कुछ भी बता दो, आप उनको सेक्स एजुकेशन के बारे में एजुकेट कर दो, है ना, आप लोगों ने सुना भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा, नहीं तो पढ़ोगे आगे जाके, है ना। तो सेक्स एजुकेशन के बारे में एजुकेट कर दो, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स के बारे में बता दो कि कैसे आप प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हो, आप अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हो। ऐसी कई सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी, नहीं तो आप पढ़ोगे, है ना। बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों से हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन किस किस को समझाओगे? आप तो सिर्फ बात कर सकते हो, आप किसी को कंट्रोल थोड़ी कर सकते हो। तो क्या होता है, कई बार बहुत सारी ऐसे टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहां पे कलेक्टिवली, हमें नहीं पता कोई ऐसा कर रहा है कि नहीं कर रहा, पर ऐसा हो सकता है। इट्स अ होपफुल, मतलब ये एग्जैक्ट रिसर्च नहीं है, और ना कभी इसमें एग्जैक्ट आपको रिसर्च मिल सकती है। कैसे? कोई मुंह से तो बोलेगा नहीं ना कि हाँ भैया इसलिए हम दवाई नहीं दे रहे जिससे कि लोग मर जाए, ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा ना, किसी रिकॉर्ड में लिखा होगा। ये सारी लिखी थोड़ी जाती, बोली थोड़ी जाती, पर ऐसा माना जाता है कि इंडिया की पॉपुलेशन कम करने के लिए जब भी कोई बड़ा पेंडेमिक होता है, बड़ा एपिडेमिक होता है, बहुत बड़ी त्रासदी बीमारियां होती हैं, तो ज्यादा फैसिलिटी इसलिए नहीं दी जाती है। उसका कारण ये होता है कि भैया लोगों को, पॉपुलेशन को कम करो, क्योंकि पॉपुलेशन देश को आगे बढ़ने नहीं दे रही है। बहुत बड़ी मजबूरी है हमारे देश के लिए। तो ये एक डार्क सीक्रेट है दवाइयों की कंपनियों का। ऐसा संजय दत्त ने बताया, बोलता है कि मेरे पास तो दूसरी बार मेरे को कैंसर हुआ और मैं तो फाइनल स्टेज में था, आम आदमी की तरह होता मैं तो मर जाता, पर मेरे करेक्शन थे। तो ऐसी दवाइयां मैंने फार्मा इंडस्ट्री से मंगवा ली जो कि मार्केट में मिलती ही नहीं है, तो ऐसी दवाइयां मैंने मंगवा ली और मैं अपनी जान बचा ली। और मैं यही सोच रहा था, मतलब ये संजय दत्त बोलता है एक पॉडकास्ट में कि मैं यही सोच रहा था कि दवाइयां अगर बहुत सारे लोगों को मिल जाए तो आज वो अपनी जान बचा ले अपनी, पर ऐसा हो पाया नहीं। तो ये चीज ना आपको सोचने पे मजबूर करती है। और ये करते क्या है, ये इस पे पैसा बनाते हैं। संजय दत्त ने कितना पैसा दिया होगा इस कैंसर मेडिसिन का? कितने सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास पैसा बहुत है पर उनको कनेक्शन नहीं पता है, वो देने के लिए भी रेडी है। तो कितना ज्यादा आपके पास पावर है ना। तो यही चीज को बताता है। कई बार ना अनफेयर हो जाती हैं चीजें, फेयरली वर्क नहीं करती हैं, दे आर नॉट वर्किंग फेयरली। इसलिए सरकार को बीच में आना पड़ता है। सरकार एक मेजर रोल करती है। सरकार आती है और वेलफेयर और समाज में वल्नरेबल या जो लो इनकम ग्रुप वाले हैं, कि जो गरीब है उसका क्या कसूर था कि वो गरीब पैदा हुआ? अरे हमने थोड़ी डिसाइड किया था,
आपको भगवान जी के टाइम पे ये थोड़ी पता था कि भाई साहब किसके घर में पैदा होना है, वो तो आपको सौंप दिया गया। हर कोई आदमी अपनी किस्मत लिख के आता है बॉस। कोई सोने की चम्मच से पैदा होता है तो कोई ऐसे फटे कपड़े की चादर में पैदा होता है, पर उसके बाद क्या काम करते हो वो आप अपने तकदीर से लिखते हो। पैदा कहां हो वो नसीब की बात है। शक्ल क्या दी भगवान ने, रंग क्या दिया, सूरत कैसी दी, स्वास्थ्य कैसा दिया पैदा होने टाइम में, सब किस्मत की बात है। उसके बाद सब आपके हाथ में। फिर आप चाहो तो फटे कपड़े से सोने की चम्मच छीन लो और कमा लो, नहीं तो उसी फटे कपड़े की चद्दर में बैठे रहो, यह आपके हाथ में होता है। ठीक है, इसलिए सरकार जो है ना बीच में इन्वॉल्व होती है। अब समझना सरकार का इंपॉर्टेंट रोल क्या है, मैं एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूं। जैसे कि सरकार बहुत सारी अनफेयर प्रैक्टिसेस को रेगुलेट करती है, मतलब ऐसे रूल्स बनाती है जिससे कि बहुत सारे जो अनफेयर चीजें होती हैं वो कंट्रोल करी जा सके। जैसे कि क्या होता है, ध्यान से सुनना। जैसे देखो यहां पे एक लाइन बता रहा हूं बेटा, खत्म कर रहा हूं मैं, बस ये लास्ट टॉपिक है ना, लास्ट टॉपिक, लास्ट 2 पॉइंट्स हैं, लास्ट 2 पॉइंट्स है बहुत छोटे छोटे, उसको खत्म कर रहा हूं फिर, ठीक है, फिर खत्म करता हूं, 5-10 मिनट की बात है बस। देखो, गवर्नमेंट रेगुलेट्स अनफेयर प्रैक्टिसेस टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स, वर्कर्स, प्रोड्यूसर्स फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन एंड इनजस्टिस। फॉर एग्जांपल, द गवर्नमेंट सेट्स मैक्सिमम प्राइसेस, गवर्नमेंट सेट अ मैक्सिमम प्राइस फॉर also known as price ceiling for essential goods like medicine to prevent overcharging। ये बोल रहा है कि सरकार क्या करती है ना, कस्टमर्स को, जनता को, बिजनेसमैन को, देश के हर एक वासी को प्रोटेक्ट करती है ऐसे मुश्किल चीजों से, मुश्किल ऐसे धोखाधड़ी से बचाने की कोशिश करती है। कैसे करती है, जैसे एक मैक्सिमम प्राइस यानी प्राइस सीलिंग नाम का कॉन्सेप्ट होता है। अब तुम्हें ऐसे नहीं समझ आएगा, मैं एग्जांपल से समझाता हूं। व्हाट इज अ प्राइस सीलिंग? क्या होता है, एक प्रोडक्ट मैक्सिमम कितने रुपए में बिक सकता है उस चीज की प्राइस सेट कर दी जाती है। जैसे मैं ये रियल केस बता रहा हूं आपको, ये रियल केस बता रहा हूं, अभी कुछ दिन पहले का ही था, कुछ महीने, मैं बोल रहा हूं पिछले महीने का ही केस है ये, पिछले महीने का केस है ये। क्या हुआ, मैं एक दवाई खरीद के लेके आया, मेरी एक फ्रेंड है वो बीमार थी बेचारी, और वो इस शहर में नहीं है, तो क्या हुआ ना, मुझे पता चला कि वो बीमार है, तो आधी रात को मुझे उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा, है ना, हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। तो उस टाइम तो हॉस्पिटल वगैरह ज्यादा खुले नहीं थे, तो मेरे को एक डॉक्टर ने बोला एक काम करो, अभी मेडिकल खुला हुआ नहीं है, आप बाहर जाओ और बाहर से दवाई ले लो। तो मैंने ना बाहर से जाके पैरासीटामोल नाम की एक दवाई थी वो ली, है ना, और भी 1-2 गोली ली, और मैंने उस पैरासीटामोल का 500 रुपए दिया, एक पत्ते का, एक पत्ता जो आता है ना जिसमें 10-12 गोली होती है, उसका 500 रुपए प्राइस दिया। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने बोला पैरासीटामोल जितनी बेसिक दवाई 500 रुपए की बिकने लग गई। अब लेजिट मेरे को लगा, क्योंकि 500 रुपए चल ठीक है यार, पर बेसिक दवाई है भाई, 500 रुपए की क्यों बिक रही है? बुखार जुकाम तो सबको होता है, 500 रुपए की क्यों दवाई है? ठीक है, तो मैंने देखा, मैंने चल ठीक है कोई बात नहीं, अब रात का प्राइस है जो भी है, तो मैंने एक ऐसे मेडिकल स्टोर गया, मैंने वहां से लिया, मतलब भाई लूट मचा के रखी हुई है आपने। ठीक है, फिर क्या हुआ, उसका दर्द खत्म नहीं हुआ, वो परेशान थी बहुत ज्यादा। मैंने बोला चल एक काम कर, फिर से चलते हैं। फिर रात को 4 बजे मैं फिर गया, मैं घर आ गया, उसको दवाई ववाई दे दी। फिर मेरे पास फोन आया कि उसका बहुत तबीयत खराब हो गया है, तो मैं फिर गया रात को 4 बजे, पहले 2 बजे गया, फिर 4 बजे फिर गया, मैं उसको लेकर गया, और फिर मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गया, एम्स हॉस्पिटल में, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ना लूट लेते हैं सब लोग। तो मैंने सोचा अच्छे डॉक्टर भी मिलेंगे और गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी बड़ा है, तो अच्छी तरीके से जांच पड़ताल हो जाएंगी सारी की सारी। तो मैं एम्स करके एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहां उसको लेके गया। सेम दवाई उसने लिखी डॉक्टर ने, मैंने बोला ये वाली सेम दवाई बाहर से लिया, आप इसको दे दो। बोलते नहीं, एक काम करो तुम अमृत मेडिकल स्टोर जाओ। अमृत जो है सरकारी मेडिकल स्टोर है, सरकारी मेडिकल स्टोर, ठीक है, सरकारी मेडिकल स्टोर है। अमृत जो है उस पर दवाई लेने गया, सेम दवाई मुझे पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम मुझे मात्र 14 रुपए का पत्ता पड़ा। कितने रुपए का? ओनली 14 रुपए, 14 रुपीज। 500 रुपए की दवाई मुझे सेम 14 रुपए की पड़ी, एग्जैक्टली। तो सरकार क्या करती है, सरकार एक प्राइस सीलिंग कर देती है। प्राइस सीलिंग का मतलब है कि मैक्सिमम क्या प्राइस आप चार्ज कर सकते हो, कि कितना पैसा तुम जनता से मांग सकते हो, उसके एक मैक्सिमम रेट तय कर देना सरकार कर देती है। क्यों? जिससे कि जो लोग गरीब लोग हैं, जिन लोगों के पास अच्छा पैसा नहीं है, वो लोग क्या मर जाए? नहीं, उनको बेनिफिट करने के लिए क्या करती है? प्राइस सीलिंग, यानी मैक्सिमम प्राइस तय कर देती है। तो क्या ये कॉन्सेप्ट तुम सीख गए? इसे हम प्राइस सीलिंग कहते हैं, कि मैक्सिमम प्राइस को सेट कर देना,
प्राइस सेट कर देना कि इतने में भाई साहब आपको सामान बेचना है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेलर कैन चार्ज फॉर अ प्रोडक्टिव सर्विस, कि एक प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, मैक्सिमम इतना ही पैसा आप ले सकते हो एक आदमी से। ये मैक्सिमम प्राइस सेट कर देता है, ठीक है, इसे प्राइस सीलिंग कहते हैं, जैसे दवाइयों ववाइयों जैसी चीजों पे कर देती है सरकार। इसका दूसरा केस क्या होता है? सिमिलरली द गवर्नमेंट सेट्स अ मिनिमम वेज रेट टू एंश्योर वर्कर अर्निंग इनफ फॉर देयर हार्ड वर्क, द लोअर लिमिट इज नोन एज प्राइस फ्लोर। अब देखो यहां पे क्या होता है, यहां पे आपने एक मैक्सिमम रेट तय कर दिया, ठीक है, यहां पे ये प्राइस फ्लोर जो होता है इसमें आप एक मिनिमम लिमिट तय कर देते हो, मिनिमम लिमिट तय कर देते हो कि कम से कम इतना तो देना ही पड़ेगा, कम से कम इतना तो देना ही पड़ेगा। मतलब यहां पे आप मैक्सिमम कितना पैसा चार्ज कर सकते हो कस्टमर से वो बताता है, और ये मिनिमम लिमिट क्या होती है कि भाई इतना तो देना ही पड़ेगा, भाई इतना तो देना ही पड़ेगा, ठीक है, इतना तो देना ही पड़ेगा, ये मानता है प्राइस फ्लोर। अब जैसे मैं एक दूसरे एग्जांपल से बताता हूं कि 5 मतलब पूरा महीना मेहनत करने के बाद कंस्ट्रक्शन साइट पे ये ठेकेदार आदमी है, बोलता है ले भाई तेरा पैसा पूरे महीने की मजदूरी का 5,000 रुपए, 5,000 रुपए दे रहा है ये पूरे महीने काम करवा के। तो यहां पे एक आदमी क्या बोल रहा है, इतना काम करने के बाद तो सिर्फ 5,000 रुपए तो बहुत कम होता है भाई, पूरा 12 घंटे दिन भर काम कराओ और सिर्फ 5,000 रुपए दो, 5,000 रुपए दो। तो ठेकेदार और इसके बीच में 5,000 रुपए की डीलिंग हो रही है। आप मुझे एक बात बताइए, क्या एक आदमी अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने मां बापों के साथ 5,000 रुपए महीने में काम चला सकता है क्या? 5,000 रुपए महीने में काम चला सकता है क्या? नहीं। तो यहां पे सरकार आती है बीच में, मोदी जी बीच में आ गए। मोदी जी ने बोला किसी से अगर तुम 12 घंटे 8 घंटे काम करवाते हो, किसी से अगर 8 घंटे काम करवा रहे हो, सुन लो वे, ठेकेदार को बोलता है, पूरे देश में लागू कर दी जाती है चीज। पूरा देश में क्या सरकार क्या लागू करती है? मिनिमम, अरे मैं लिखा तो है, पूरे देश में एक हर साल पूरे देश में क्या करती है सरकार? पूरे देश में सरकार जो है वो एक लिमिट जारी कर देती है जिसे कहते हैं मिनिमम वेज रेट। मिनिमम वेज रेट का मतलब होता है कि महीने का एक आदमी को इतना तो देना ही पड़ेगा। जैसे कि इसको समझना, मिनिमम वेज रेट। अब ये भी दो तरीके से होती है, एक होती है अनस्किल्ड लोगों के लिए जिनको कोई काम नहीं आता, जिन्हें कोई काम नहीं आता, मजदूरी करने के लिए जो लोग हैं, तो उनको कुछ 12,000 के आसपास वेज रेट मिलता है महीने का, पर मंथ, ठीक है। और जो लोग थोड़ा काम जानते हैं, स्किलफुल लोग हैं, जिनको स्किल आती है, उनको कुछ 16,000 रुपए मिलेंगे महीने के 16,000 रुपए मिलेंगे। अच्छा, अब एक चीज समझना, हाँ, अगर इसमें से मान लो ये ठेकेदार 5,000 रुपए दे रहा है, सरकार ने बोला है कि भाई 12,425 रुपए से कम 1 रुपया मत देना, अगर तुमने दिया तुम्हारा लाइसेंस ही कैंसिल कर देंगे, तुम्हें कोर्ट केस ले जा सकता है यह आदमी तुम्हें कोर्ट ले जा सकता है और तुमसे भरपाई करवा सकता है पैसे की। तो मोदी जी ने क्या बोला, बात बताऊं तन्ने, सानी भैया को मिनिमम वेज रेट यानी 12,425 रुपए तो दो जरा, 12,425 रुपए तो दो जरा। अब इसको क्या करना पड़ेगा, ये 5,000 के अंदर 5,000 के अंदर प्लस क्या करना पड़ेगा, इसे 7,425 रुपए और ऐड करके 5,425 रुपए देने पड़ेंगे, इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। क्या हुआ कि मिनिमम इतना तो देना ही पड़ेगा। समझे कि ना समझे मुन्ना? ये होता है केस। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्राइस फ्लोर। यानी कि मुन्ना इतना तो देना ही पड़ेगा,
इतना तो देना ही पड़ेगा कि हाउ लो अ प्राइस कैन बी चार्ज फॉर अ प्रोडक्ट गुड एंड सर्विस फॉर अ प्राइस फ्लोर टू बी इफेक्टिव इट मस्ट बी सेट अबव द मार्केट इक्विलिब्रियम। कई बार मार्केट में किसी चीज की प्राइस बहुत कम होती है ना, तो उसे बेहतर बनाने के लिए प्राइस फ्लोर किया जाता है। ठीक है, चलो बस लास्ट पॉइंट देख लो, एक आध पॉइंट, उसके बाद छुट्टी खत्म। छुट्टी खत्म मतलब छुट्टी। ठीक है, बस 2-5 मिनट की बात है। Sometimes a single or few seller dominates the market। कई बार क्या होता है, इकलौता आदमी होता है ना पूरे मार्केट में, तो बहुत पैसा मांगता है। They can charge higher prices and supply less than competitive market would। This form is known as monopoly। Monopoly का मतलब क्या होता है, अपन अकेला ही है पूरे मार्केट में। जैसे इकलौता बच्चा होता है ना, ये ऐसा ही होता है मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है अकेला हो आप अकेले हो, आपके साथ और कोई नहीं है कॉम्पीट करने के लिए, आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है बिजनेस में। बिजनेस में कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है आपका, आप अकेले ही हो और आप अकेले ही काम करोगे। तो आपका अगर कोई कंपटीशन नहीं होगा तो आप तो अपनी मनमर्जी के पैसे मांगोगे। आप मुझे एक एग्जांपल बता दो जिसे मोनोपोली कहा जा सकता है। आप दुनिया में देखो, देश में देखो, एक ऐसा मार्केट बता दो जिसे मोनोपोली कह सकते हैं। कौन सा ऐसा मार्केट होता है? और अकेले ही हो, कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं आपका, तो जितना चाहो उतना पैसा मांग लो, उसमें क्या है, जितना चाहो उतना पैसा मांग लो, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? क्या लगता है आपको मोनोपोली क्या है हमारे यहां पे? हां, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, रेलवे मोनोपोली में है, ट्रेन किसी और की है ही नहीं, सिर्फ सरकार की है ट्रेन। तो सर मोनोपोली तो मतलब ट्रेन ही है सर, ट्रेन का कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। मतलब फ्लाइट और बस वगैरह अलग चीज हो जाती है, पर ट्रेन की बात करें तो कोई और ट्रेन चला नहीं रहा है। ट्रेन चलाने वाला सिर्फ एक ही है, वो है सरकार। और सरकार जो पैसा मांगे ट्रेन के लिए आपको देना पड़ेगा। आप दूसरी ट्रेन में बैठ नहीं सकते, है सरकार की सारी सरकार की ट्रेन है। आप ऑल्टरनेटिव में फ्लाइट में बैठ सकते हो, बस में बैठ सकते हो, पर बस और फ्लाइट ट्रेन नहीं होती। ट्रेन दूसरी कोई और चला नहीं रहा, ट्रेन तो सिर्फ एक की है, दैट इज सरकार की है। तो वो जो पैसा मांगना चाहे ना, वो आपसे मांग सकते हैं। वुड बी डिटरमाइंड टू कंज्यूमर वेलफेयर एंड इट मे चार्ज हायर प्राइसेस, प्रोवाइड पुअर क्वालिटी एंड गुड्स एंड सर्विस, रिस्ट्रिक्ट सप्लाई, सो ऑन। देखो अब यही तो प्रॉब्लम है, सरकार के अलावा कोई दूसरा ट्रेन में काम ही नहीं करता, इसलिए स्टेशन गंदे रहते हैं, इसलिए ट्रेनों के अंदर जो है साफ सफाई नहीं होती है, इसलिए ट्रेनों के अंदर झगड़े होते हैं सीटों को लेकर, हाँ या ना। ट्रेन का खाना गंदा सप्लाई किया जाता है। कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना सा है कि बॉस ट्रेन सरकार की और उसके अलावा उनका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, उनका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, इसलिए ट्रेन का खाना खराब है, ट्रेन में साफ सफाई की प्रॉब्लम होती है। खैर अब बहुत बेहतर हो गई चीजें, लेकिन पहले देखोगे ट्रेन लेट हो जाती है, ये सब चीजों की प्रॉब्लम क्या होती है? इसीलिए होती है। ठीक है, समझ गए? तो यहां पर समझ लो। अरे मैंने वो नहीं डाला क्या इसमें? ओ तेरी नहीं डाला क्या मैंने इसमें? मैं तुम्हें एग्जांपल दे देता हूं। कहां गया? रुक जाओ। ये देखो तुम, ये चीज देख लो, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड। ये देखो, अब भी दिखा रहा हूं, एक सेकंड, हाँ ये देखो। एक सेकंड मुन्ना, काला हुआ है तुम्हारा जीवन, लेकिन 1 मिनट में भी तुम्हारे जीवन में वापस सफेदी ला देता हूं। ये देखो, ये देखो लाला, ये देखो क्या लिखा है। ये तुम्हारे सानी भैया टीटी बन गए ट्रेन के स्टेशन में,
है, ये देखो, रेलवे इंक्रीज टिकट प्राइसेस फ्रॉम नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते से टिकट की प्राइस बढ़ने वाली है। ये रही ट्रेन, ये सामने टिकट प्राइस पे ये तुम्हारा टीटी चेकर जो है वो ये खुश हो रहा है कि भाई साहब रेलवे की टिकट प्राइस बढ़ गई है, अब आएंगे मजे ही मजे, अब आएंगे मजे ही मजे, अब होगी ज्यादा टिकट से प्राइसेस बढ़ेंगी तो ज्यादा इनकम जनरेट होगी और आएगा मजा, और आएगा मजा भाई साहब। तो इस वजह से क्या होता है, कई बार इस चीज को रोकने के लिए सरकार बीच में कुछ इंटरफेरेंस करती है। ठीक है, आज का लास्ट पॉइंट है बच्चे, लास्ट पॉइंट देख लो। जैसे कि आरबीआई होता है, आरबीआई बैंकिंग सिस्टम के लिए होता है कि बैंकिंग सिस्टम ढंग से काम करे, लोन के घपले ना करे, लोन महंगे ना दे, इसलिए आरबीआई होता है। आरबीआई को काम करने के लिए बोला जाता है, सरकारी होती है आरबीआई भी। ठीक है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी फॉर वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स। जैसे ये जो कंज्यूमर राइट्स होता है ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये क्या करता है, जैसे कि तुम्हें पैसा देकर कोई प्रोडक्ट में जहर ना मिलाया जाए। जैसे तुम्हें एक और चीज बता दूं, ये कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन है ना, तुम्हें याद है मैगी बैन हुई थी, मैगी को बैन किया था, मैगी को बैन करने वाला कौन था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाले ही थे। कि आप पैसा भी ले रहे हो और जहर भी डाल रहे हो उसके अंदर, तो आपको ना बेचने नहीं देंगे हम सामान, चलो भैया बंद कर दो, इसको बैन कर दो। तो ये कौन कर रहा है, ये भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी वाले कर रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, ये भी सरकारी अथॉरिटी होती है और ये आपको प्रोटेक्ट करती है कि पैसा देने के बाद भी आपको कम से कम भरोसा दिया जाता है कि हाँ भैया जो खा रहे हो वो सही रहेगा। ठीक है, जैसे आपने दूसरा सुना होगा टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी, जिसे हम ट्राई कहते हैं। तो ट्राई जो है ना वो टेलीकॉम इंडस्ट्री होती है कि भाई आपका नंबर कहीं लीक ना हो, आपका जो नंबर है वो आप तक ही सीमित रहे, आपके साथ फ्रॉड ना हो। जो भी टेलीकॉम कम्युनिकेशन वाली जितनी भी चीजें होती हैं उसका देखभाल करने वाला कौन होता है, ट्राई होता है। ठीक है, ट्राई का मतलब होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई। ये सब अलग अलग अथॉरिटीज बनाई जाती हैं अलग अलग सेक्टर के लिए कि किसी के साथ भी बेईमानी ना हो और धोखाधड़ी ना हो। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के लिए बनाया गया है। दूसरा सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का काम होता है स्टॉक से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। स्टॉक मार्केट पे कोई कंपनी, अब जैसे मान लो कोई कंपनी है, उसने बोला भाई मेरे शेयर्स खरीदो, आपने दिए बहुत सारे पैसे दे दिए शेयर्स में, उसने पैसा लिया कंपनी ने और लेकर भाग गई। भाई हम तो भरोसे बैठे हुए ना उस कंपनी के, हम ना कंपनी वाले को जानते, ना हम कंपनी को ढंग से जानते, बहुत सारी चीजें हम कंपनी के बारे में जानते ही नहीं है। हमने अपने हिस्से का पैसा दे दिया और वो कंपनी पैसा लेके भाग गई, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो सेबी जो है वो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है, जो मेक श्योर करता है कि आपका कंपनी कोई भी पैसा लेके ना भागे, आपके साथ फ्रॉड ना कर दे, इसीलिए सेबी रखा जाता है। तो ऐसे अलग अलग अथॉरिटीज हैं जो कि मार्केट में एक पारदर्शी को रखा जाता है, ट्रांसपेरेंसी को रखा जाता है कि जो हो सामने हो, पीठ पीछे कुछ ना हो, कोई धोखाधड़ी ना करे। ठीक है, डू यू रिमेंबर सम रेगुलेटर्स फ्रॉम ग्रेड 7 सोशल साइंस टेक्स्ट बुक चैप्टर अंडरस्टैंडिंग मार्केट? अंडरस्टैंडिंग मार्केट आपने जो 7th क्लास में पढ़ा था उसके अंदर शायद आपने 2-3 रेगुलेटरी अथॉरिटीज का नाम सुना होगा। ठीक है, उसमें शायद आपने नाम सुना होगा। ठीक है, चलो जी, ये लास्ट पॉइंट है, इसे सुन लो और क्लास खत्म, इसे सुन लो, क्लास खत्म। ठीक है, कोविड के टाइम, बहुत छोटा सा पॉइंट है, कोविड के टाइम पे जो सैनिटाइजर हैं और जो सर्जिकल मास्क हैं वो आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे और उनकी प्राइसेस बहुत बढ़ गई थी। उसके 2 कारण थे। दुकानदारों ने क्या किया, दुकानदारों ने स्टॉक इकट्ठा करना चालू कर दिया और ब्लैक मार्केटिंग करना चालू कर दी। दोनों पॉइंट समझ लो और आज की क्लास खत्म। देखो, जैसे जो हॉस्पिटल वाले हैं, हॉस्पिटल वाले ने क्या किया, तुम्हें याद हो एक रेमडेसिविर इंजेक्शन करके आता था जो कोविड के टाइम पे बहुत फेमस हुआ था और जान बचाने के लिए एक रामबाण इलाज माना गया था उस जमाने में। तो रेमडेसिविर इंजेक्शन सबको चाहिए, मैं ज्यादा स्टॉक कर लेता हूं, बाद में महंगा बेचूंगा, पैसा ही पैसा होगा। तो देखो क्या कर रहा है, हॉस्पिटल वर्कर्स जो होते हैं वो क्या कर रहे थे, इन इंजेक्शन को चुरा रहे थे, चुरा के स्टॉक मेंटेन कर रहे थे। उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है होर्डिंग, उसे कहा जाता है होर्डिंग। होर्डिंग का मतलब है इकट्ठा करना, एक्यूमुलेशन का मतलब होता है बच्चे इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। क्या आप इकट्ठा कर रहे हो सामान को या पैसे को, किस लिए कि अभी इमीडिएटली नहीं बेच रहा हूं, क्या करूंगा, जब सामान फ्यूचर में कम पड़ जाएगा, शॉर्टेज हो जाएगी, तब इसको महंगे दाम पर बेचूंगा, तब इसे महंगे दाम पे बेचूंगा। तो इसे क्या किया गया, इसे कहा गया होर्डिंग कर रहे हो आप। क्या कर रहे हो, होर्डिंग। होर्डिंग का मतलब है
पैसा, अभी सामान को होल्ड कर लो, फ्यूचर में बेचोगे। और फ्यूचर में महंगे दाम पे बेचने का मतलब क्या होता है? अब भाई पेशेंट जो है बीमार पड़ा हुआ है, पेशेंट बीमार पड़ा हुआ है, जीवन मरने पे बात आ रखी है, पूरी जो फैमिली है वो रो रही है, गिड़गिड़ा रही है। ये क्या बोल रहा है? देखो ये बोल रहा है कि भैया ये जो सामान है ना, इंजेक्शन है, ये 60,000 रुपए का है। तो ये बंदा बोलता है, बाकी सब फैमिली में बोलता है, लेकिन गवर्नमेंट ने तो 6,000 रुपए का बेचा है, 6,000 पे बेचने को बोला है, आप 60,000 में क्यों बेच रहे हो? तो ये बोल रहा है, भाई साहब बोल रहे हैं कि लेना है तो 60,000 में लो, वरना रहने दो, वैसे ही बहुत लोगों को जरूरत है। तो ये क्या बोल रहा है? अरे भैया देने दो, जाने दो, जाने दो, जितना का है उतने का दे दो, जितने का है उतने का दे दो। मतलब 6,000 रुपए का इंजेक्शन, 6,000 का इंजेक्शन 60,000 में बिक रहा है। कारण क्या है? इमरजेंसी सिचुएशन। जो इंजेक्शन यहां पे बचाया था, जो इंजेक्शन यहां बचाया था, उस इंजेक्शन को क्या किया? यहां पे सस्ते दाम पे, महंगे दाम पे बेच रहा है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं काला बाजारी, ब्लैक मार्केटिंग। ये पता है तुम्हारे कब होता है? बहुत सारी चीजें, जैसे मेसी आया तो मेसी की टिकट काला बाजारी, मेसी की टिकट पहले ही खरीद लो 4-4 हजार रुपए में, 4-4 हजार रुपए में पहले ही खरीद लो, फिर बाद में जब टिकट ना बचे और लोग मांगने लगे तो एक काम करना, 4,000 रुपए की टिकट को 20,000 रुपए में बेच लेना। तो ये क्या हुआ? ब्लैक मार्केटिंग हुआ, और गलत काम होता है ये। तो आप देखो ना कैसे प्राइस तो वैसे डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग 4,000 रुपए सेट करी गई, लेकिन लोग क्या करते हैं? पैसा कमाने के लिए धोखाधड़ी करते हैं, 4,000 की टिकट खरीदते हैं और उसकी सारी टिकट खरीद के 20,000 में बेच देते हैं। आईपीएल की टिकटों के साथ होता है, मूवी की टिकटों के साथ होता है ना? पहले होता था मूवी की टिकटों के साथ, अब तो नहीं होता, लेकिन आज होता है। तो क्या कॉन्सर्ट की टिकटें होती हैं, कोल्ड प्ले आया है ना, बीटीएस आ गया, जस्टिन बीबर आ गया, शकीरा आ गई, दिलजीत दोसांझ आ गया, करण औजला आ गया, इनके कॉन्सर्ट की टिकट होती है 5-6 हजार रुपए, लेकिन बेची कितनी कितनी जाती है? 10-10 लाख में, 5-5 लाख में, 1-1 लाख रुपए में बेच रहे हैं। देखा होगा ना आप लोगों ने? ये इसीलिए होता है, ये इसीलिए होता है, इसे ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं। ये देखो यही बोल रहा है। इसलिए सरकार ने क्या किया? जो ये जो सैनिटाइजर और वगैरह थे ना, इनकी प्राइस बहुत महंगी हो रही थी। लोग क्या कर रहे थे? दुकानदार इसको होल्ड कर रहे थे कि फ्यूचर में महंगा हो जाएगा तब बेचूंगा। तो सरकार बीच में आना पड़ा, सरकार ने इंटरवीन किया बाय डिक्लेयरिंग अ सैनिटाइजर एसेंशियल कमोडिटी, कि जो सैनिटाइजर है उसको एक जरूरत का सामान बता दिया गया। इसीलिए उन्होंने एक मैक्सिमम प्राइस बता दी, किसके अंदर? एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, एक कानून होता है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। उसने बोला कि भाई जो सैनिटाइजर है ना, वो 100 रुपए का मैक्सिमम बेचा जा सकता है, कम से कम 200 ml बॉटल, 200 ml की बॉटल का, कि 200 ml सैनिटाइजर मैक्सिमम 100 रुपए आप चार्ज कर सकते हो। उससे अगर एक भी रुपए आपने ज्यादा चार्ज किया, आपके ऊपर केस हो जाएगा। तो यहां पे क्या हुआ? बहुत सारी कंपनी से सैनिटाइजर बनाना चालू किया, जिससे कि क्या हुआ? बहुत सारी जगहों पे अच्छे से फेयर प्राइस पे 100 रुपए के अंदर अंदर सैनिटाइजर को बेचा गया। हाउ डू सच प्राइसेस कंट्रोल अफेक्ट सप्लायर्स कंज्यूमर? व्हाइल इन दिस केस द प्राइस कंट्रोल वाज एन इमरजेंसी, डू यू थिंक सच कंट्रोल शुड बी इन प्रैक्टिस फॉर एवर? क्या आपको लगता है कि ऐसी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए फॉर एवर, हर जगह पे? तो इसके बारे में पूरे केस बताया गया था। ठीक है भैया, चलो जी। तो आई होप कि आप सभी लोगों को आज की क्लास में मजा आया होगा। आई नो थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई है क्लास, लेकिन हमें इतना कम समय मिलता है और लास्ट 2 क्लासेस बची है मेरी और आपके साथ, क्योंकि फिर आप मुझे बाद में मिलोगे। अभी तो शायद मुझे लग रहा है कि दूसरी बुक नहीं आने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है। आ जाए तो अच्छी बात है, पर नहीं होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन बस 2 क्लास और बची है। तो आई होप कि आपका मैंने 10-15 मिनट अगर एक्स्ट्रा ले लिया तो आपको इतना बुरा ना लगा होगा। ठीक है, बट एनीवेज हमने जो आज पढ़ा, जो सीखा, वो एक बहुत ही रियल लाइफ कॉन्सेप्ट है और बहुत बार ऐसी चीजें होती रहती हैं। तो बहुत सारी चीजें आपने आई ओपनर सीखी होंगी। मेरा हमेशा मकसद होता है कि किताब से ज्यादा ही बता दूं तुम्हें, बहुत ज्यादा, हमेशा मेरा मकसद होता है कि किताब से ज्यादा ही सिखा के जाऊं, जिससे कि तुम रियल लाइफ में भी सारी चीजों को समझ पाओ जो सिर्फ किताबों में नहीं लिखी हुई है। तो मेरा मकसद यह है कि तुम्हें जितना सिखा सकूं उतना बेहतर है। ठीक है, चलो जी। बाकी आई होप कि तुम्हें मजा आया होगा और एक 11th 12th क्लास के टीचर से सीखकर शायद थोड़ी और बातें तुमने ज्यादा सीखी होंगी, जो शायद तुम ऐसा 9th क्लास में नॉर्मली अगर पढ़ते तो उतनी नहीं सीख पाते। तो क्या लगा तुम्हें? थोड़ा सा इसका फायदा मिला कि नहीं मिला? क्या लगता है तुम्हें? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
भैया प्लीज मत जाओ भैया, बहुत अच्छा लगा भैया। वास्ता गुना हुइया तेरी तो बताओ मैं शिवांश, तेरा हुइया निकालता हूं अभी। सर इंडिया इज वेरी बैड। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं सोचते, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखो इस दुनिया और देश में हर प्रकार के लोग हैं, और आपको लग रहा है कि बाहर काला बाजारी नहीं होती है, तो बहुत गलत बात है। दुनिया के देश के हर जगहों पे काला बाजारी होती है। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं जहां पे काला बाजारी नहीं होती, ठीक है? ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हर देश, हर दुनिया में कालाबाजारी होती है, और हर देश में पैसों का इतना लालच है लोगों को कि वो एक दूसरे की हत्या भी कर देते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ऐसी ऐसी चीज नहीं है कि आप इंडिया को हेट करो इस बात पे। इंडिया के अंदर जो हो रहा है वो हमारे आंखों के सामने हो रहा है, हम उसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। विदेशों में जो हो रहा होता है वो हमें डेली बेसिस पर नहीं पता चलता है ना। तो ऐसा नहीं कि आपका देश बुरा है और दूसरों का देश अच्छा है। आप अगर भीतर झांक कर देखोगे तो हर देश में कमियां हैं, और हो सकता है आपके देश से ज्यादा ही कमियां हो, आपके देश से ज्यादा ही कमियां हो। ज्ञान सेशन ओपी होते हैं, ठीक है? अच्छा पता है ये ज्ञान सेशन जो है ना, इनफैक्ट 11th-12th वाले बच्चों को भी बहुत अच्छे लगते हैं। वो स्पेशली फीडबैक के अंदर लिखते हैं कि भैया आपके ज्ञान सेशंस आर सो गुड। मतलब वो बहुत उसमें मेंशन लिखते हैं। मेरे पास जब फीडबैक आता है ना वो ज्ञान सेशन वाला, तो मतलब जो भी फीडबैक आता है क्लास का, तो वो ये तो बोलते हैं कि क्लास में बहुत मजा आता है, ये वो है वो, लेकिन वो ज्ञान सेशन के बारे में भी जरूर मेंशन करते हैं। तो तुम लोग को भी मेरे ख्याल से वो चीज बहुत पसंद आती है, विच इज वेरी गुड। यू आर बेस्ट टीचर इन माई लाइफ, यू आर अमेजिंग सानी भैया, लव यू सो मच। लव यू टू मेरे बच्चे, यार तुम लोग बहुत स्वीट हो यार, बहुत स्वीट हो। वी विल नेवर फॉरगेट यू, आई विल नेवर फॉरगेट यू टू गाइस। यार तुम लोग इमोशनल मत करो मुझे यार, बस तुम लोग मुझे इमोशनल मत करो भैया। आप बहुत अच्छा गाते हो, थैंक यू सो मच भैया। पढ़ाता हूं कि नहीं पढ़ाता, अच्छा ये भी बता दे ठीक है चलो भैया, डांटोगे तो नहीं ना? नहीं डांटेंगे भैया, नहीं डांटेंगे भैया, प्लीज डोंट गो। अरे अभी है 2 क्लासेस मेरे बच्चे, भैया सिविक्स पढ़ा दो, ठीक है? सिविक्स पढ़ा दे क्या? इकोनॉमिक्स खत्म कर दिया तो सिविक्स पढ़ा दे चलो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बताओ, और बताओ, कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई परेशानी हो तो पूछ लो। सब ऑलमोस्ट ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, ठीक है? हाँ भाई ब्लैक मार्केटिंग तो होती है भैया। देखो जहां पे डिमांड होगी ना बच्चे, वहां ब्लैक मार्केटिंग होगी, ऐसा होता ही है। बस सर ओके कितने लेक्चर है? सिर्फ 2 ही लेक्चर है बच्चे। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और सानी भैया को स्मार्ट कहते हैं, प्लीज रीड इट मान्यता, थैंक यू सो मच संजय भैया देख रहे हो शायरिया कर रहे हैं छोटे वाले। तुसी जा रहे हो, तुसी मत जाओ, बच्चे बड़े हो रहे हैं। हाँ बड़े हो रहे हो, शायरी वायरी कर रहे हो, हैं शायरी कर रहे हो। मैं भी कह दूंगा एक शायरी, अगले साल 10th है। हाँ बिल्कुल, एक शायरी कह दूंगा मैं भी। हंसते खेलते गुनगुनाते पढ़ते और आगे बढ़ते रहिए। हाँ बस, बिकॉज ऑफ यू ओनली लव यू सर। क्या बात है सर, इज इजी बिकॉज ऑफ यू। क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू। चलो एक है, अपना देश बेस्ट है। हाँ बिल्कुल यार, बिल्कुल अपना देश बहुत बढ़िया। कमियां हर देश में है, कोई अच्छाई थोड़ी बताएगा अपनी कमी। बिल्कुल बिल्कुल, बताऊं बताऊं, अच्छा शायरी गा दूं, शायरी कह दूं, ठीक है ठीक है, शायरी का कह दूं। यार मैंने एक शायरी सुनी थी, है ना, 2 शायरियां हैं। मैं ज़्यादा शेरो शायरी करता नहीं हूं, लेकिन एक बहुत ही प्यारी सी शायरी थी, है ना। हाँ तो शायरी कुछ ऐसी है, जैसे वो नहीं है कि कोई आपके जिंदगी में फरिश्ते की तरह आता है। जैसे आप लोग मेरे जीवन में भी ना फरिश्ते की तरह है। मैं क्या शायरी याद कर रहा था, नहीं तो फिर फ्लो खराब होता है, तो खराब हो जाती पूरा, ऑरा माइनस हो जाता है ना तो मैं वो शायरी एक बार रिकॉल कर रहा था, ठीक है। तो जैसे मैंने वो शायरी सुनी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। वो ऐसा नहीं है कि वो सुनने में जरूर ऐसी लगती है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप की शायरी है, पर इट्स लाइक कि आपके जीवन में ना बहुत सारे लोग फरिश्ते की तरह आते हैं, और फरिश्ते की तरह ना आपके जीवन में बदलाव कर जाते हैं। होता है कि शायद वो बहुत कम समय के लिए आता है, जैसे आप मेरे जीवन में बहुत कम समय के लिए आए, अभी तक के लिए तो कम समय के लिए आए, आगे हो सकता है आप बहुत सारे समय के साथ मेरे लिए जीवन में आओ, और हो सकता है आपके जीवन में मैं भी आया हूं
बहुत छोटे से समय के लिए और बहुत कुछ चेंज करके जाऊं। तो एक वो शायरी है बड़ी प्यारी सी कि वो आया और मुझे वो उस नहीं कह रहा, हाँ, कि उसने मुझे दोज़ख से उठा के जन्नत के साथ रख दिया, कि उसने मुझे दोज़ख से उठाकर, दोज़ख इस मतलब बेसिकली इफ आई एम नॉट रॉन्ग दोज़ख इस बेसिकली हेल टाइप की जगह होती है। तो उसने मुझे दोज़ख से उठाकर जन्नत के साथ रख दिया, फिर शर्ट को चूमा और गाल पर हाथ रख दिया। पर हमें भी तलब थी नुमाइश की बहुत, पर हमें भी तलब थी नुमाइश की बहुत, फिर उसने मेरा हाथ थामा और हाथ पर हाथ रख दिया। उसने मुझे दोज़ख से उठाकर जन्नत के साथ रख दिया। तो बस ये इतनी प्यारी सी ये बात है कि कुछ लोग आपके जीवन में, जब आपका जीवन नर्क चल रहा होता है, तो वो उठा के आपको जन्नत के पास ले जाते हैं, मतलब आपकी लाइफ जो है वो जन्नत के बराबर कर देते हैं। तो जो लोग होते हैं ना, उनका जो प्रेजेंस होता है वो इतना इंपॉर्टेंट होता है। और तुम लोगों ने मेरा वो समय ऐसा बनाया है, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, है ना। वो कहते हैं ना कि हवा में ताश के घर नहीं बनते, रोने से बिगड़े मुकद्दर नहीं बनते, दुनिया जीतने का हौसला रख मेरे दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनते। तो यहाँ पे छोटी सी भाई हमने क्लास सीखी है, अभी तो बहुत आगे जाना है, तो सिर्फ 9th है, अभी आएगी 10th, फिर आएगी 11th और फिर 12th में तो तुम्हारी नैया पार लगा देंगे। ठीक है जी, चलो जी। तो आई होप यू हैड अ फन सेशन विद मी, ग्रेट टॉकिंग टू यू ऑल, सी यू नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते नहीं मिलेंगे, राखी है, क्योंकि उसके अगले हफ्ते मिलेंगे, आखिरी 2 क्लासेस को बढ़िया तरीके से करेंगे एंड इस पूरी 9th की जर्नी को एक बहुत ही प्यारे से मोड़ पर आकर एक अच्छा सा अलविदा लेंगे। ठीक है जी, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, ख्याल रखना और बहुत जल्द मिलेंगे अगले के अगले हफ्ते। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।